I personally know a lot of people who have made tons of money. उनके super returns हैं इसके अंदर. So there are success stories, but they don't come out. अगर लोग आते भी हैं तो वो स्टॉक मार्केट को एक मशीन समझते हैं कि जिससे मैं अमीर हो जाऊंगा. ऐसा नहीं है. सहूलत अकाउंट का पर्पज़ ही यही है. 10 लाख रुपए की लिमिट होती है, बट सिर्फ CNIC पे अकाउंट खुल जाता है. तो आप टीयर 3 सिटीज़ में हो, 4 में हो, टीयर 10 सिटीज़ में हो, आप रेगिस्तान में बैठे में हो, जब तक आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन है और एक फ़ोन है, स्मार्टफोन जिसमें कि आप चल सकती है, यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग. स्टॉक बेसिकली एक कंपनी की ओनरशिप है. अब एक बहुत ही स्टूपिड किस्म का टैक्स लगा हुआ है, बोनस टैक्स. एक केक है, केक के मैंने बीच में 2 स्लाइस हुए थे, मैंने एक और ऐसे करके 4 स्लाइस कर दिया. भाई केक का साइज तो उतना ही है. गवर्नमेंट ने कहा कि जो आपने नए 2 स्लाइसेस क्रिएट करे ना, इसमें से हमें टैक्स. अभी तक हमने से जितने अकाउंट्स खोले हैं सिंस आवर लॉन्च, 75% ऑफ दोज अकाउंट्स आर न्यू कमर्स इन द स्टॉक मार्केट. वो ये कि वी आर ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट AI इनटू यूजर एक्सपीरियंस. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टार्टअप पाकिस्तान की एक और पॉडकास्ट के साथ आपका मेज़बान अदील अज़हर आपकी खिदमत में हाजिर है. आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, स्टॉक मार्केट के हवाले से. और ज़ाहिर है जब भी हम इसका नाम सुनते हैं, स्टॉक मार्केट का जिक्र होता है, कुछ खदशात लोगों के जहन में आते हैं, कुछ लोगों की एप्रीहेंशंस होती हैं. पाकिस्तानीज़ आर्ट रिगार्डेड एज द वेरी बेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स. यस, सेविंग करने का भी शायद हमें बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है, और अगर सेविंग कर भी लें तो हमारे वो ही चंद एक जो कहना चाहिए कि घिसे पिटे से हमारे एसेट क्लासेस होती हैं जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं. अब ज़्यादा पैसे हुए तो प्लॉट ले लिया, वरना कुछ गोल्ड ले लिया, वरना कुछ भी नहीं, बैंक में पैसे फिक्स करवा लिए या अकाउंट में रखवा लिए. बट देयर आर सम वेरी स्मार्ट एंड इन्वेस्टमेंट सेवी पीपल हु गो आउट देयर इन द स्टॉक मार्केट, और स्टॉक मार्केट में जाके जो है वो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं. द रिटर्न्स हैव बीन अमेजिंग एंड ऑल. बात तो मैं ही करता रहूँगा, नहीं, मेरे साथ यहाँ पर एक गेस्ट भी हैं और इनका तारुफ ये है दैट सी हैविंग स्टॉक मार्केट इज़ वन थिंग, लेकिन इन्वेस्टमेंट को डेमोक्रेटाइज करने के लिए, यानी आवाम तक पहुंचाने के लिए, पाकिस्तान के बड़े शहरों से निकाल के छोटे शहरों तक ले जाने के लिए ये काम कर रहे हैं. एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट, आई विल बी वेरी फ्रैंक, जब मुझे पता चला कि मैं इनके साथ पॉडकास्ट करने वाला, आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई माई सेल्फ एम अ बिग फैन ऑफ द प्लेटफॉर्म दैट दे हैव क्रिएटेड. एंड द फीडबैक मैंने जिसको भी रेकमेंड किया है उससे मुझे जो फीडबैक मिला है, दैट इज़ लाइक कि यार क्या ज़बरदस्त चीज़ आपने बताई है. एंड इट मेड आर यूज़र जर्नी सो ईजी. सो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त CEO ऑफ फिनकलाब मिस्टर फातिक खुर्शीद. अस्सलाम वालेकुम फातिक. वालेकुम अस्सलाम अदील भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए. एंड हाउ इज़ द जर्नी गोइंग भाई? फिनकलाब को इनकलाब आ गया फिर? सर आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है. आपको पता है काफ़ी टाइम से आने की कोशिश हो रही है, एक इनकलाब हम भी लाने की कोशिश कर रहे हैं. एंड इट्स वर्किंग अल्हम्दुलिल्लाह. सिंस वी वेंट लाइव लास्ट ईयर जून के अंदर, द रिस्पांस हैज़ बीन वेरी गुड. एंड जैसे आपने बताया आपके पास फीडबैक अच्छा है, हमारे पास भी फीडबैक अच्छा आया है. Having said that, we know the product is not mature. There's too much that can be done to further enrich, जिसमें लोगों का एक्सपीरियंस हम और बेहतर कर सकें, तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं. So we are constantly evolving the product with respect to the user feedback and everything. फिनकलाब पे मैं ज़रा तफसील से आके ज़रा आगे चल के प्रोग्राम में बात करते हैं फातिक, लेकिन लेट अस स्टार्ट विद द इन्वेस्टमेंट्स. व्हाई आर वी सो बैड? पाकिस्तानी इतने कम इन्वेस्टर, हर जगह देखता हूँ मैं, कहते हैं जी 24 करोड़ लोगों का मुल्क, सिर्फ 3.5 लाख अकाउंट. यही नंबर है ना, ऐसे ही यही है. वो भी एक साल में सर 1 लाख अकाउंट खुले हैं, वरना एक साल पहले 2.5 लाख थे. एग्जैक्टली. ये क्यों? व्हाई आर वी सो बैड? सर इसके पीछे मल्टीपल रीज़न है आदिल भाई. मैं आपको बताऊं, इसमें पहला तो एक फैक्टर आ जाता है कि जिसमें स्टॉक मार्केट का जो परसेप्शन है वो ही इतना ज़्यादा बुरा है हमारी मार्केट के अंदर लोगों के दरमियान. वो जो थोड़ी देर पहले आपकी मेरी पीछे भी बात हो रही थी कि हर घर के अंदर एक फैसल भाई होते हैं जिन्होंने लॉस किया हुआ होता है स्टॉक मार्केट के अंदर. तो हर जगह होता है. मैं भी सर जब अपना करियर शुरू कर रहा था ना, तो पहले यही मेरे साथ भी हुआ था. मेरे घर में भी एक फैसल भाई थे कि जी उन्होंने लॉस किया हुआ है, तुम देख लो, तुम तो अपना करियर ही यहाँ बनाने जा रहे हो, तुम तो पूरे बर्बाद हो जाओगे. सो एक तो वो परसेप्शन का प्रॉब्लम है. बट हैविंग सेड दैट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इसके अंदर यहाँ पर आई पर्सनली नो अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव मेड टन्स ऑफ मनी. उनके सुपर रिटर्न्स हैं इसके अंदर. सो देयर आर सक्सेस स्टोरीज बट दे डोंट कम आउट. जब वो आते नहीं हैं इस तरीके से तो आपको पता नहीं चलता. जब पता नहीं चलता तो लोगों के जहन में वही परसेप्शंस रह जाते हैं कि यार ये तो बुरी जगह है, यहाँ पे सिर्फ नुकसान ही होता है. दैट्स प्रॉब्लम नंबर 1. प्रॉब्लम नंबर 2 ये है अदील भाई, ये कि अगर लोग आते भी हैं तो वो स्टॉक मार्केट को एक मशीन समझते हैं कि जिससे मैं अमीर हो जाऊंगा. ऐसा नहीं है.
स्टॉक मार्केट देखें एक और एवेन्यू है जहाँ पे आप रिटर्न अर्न करते हैं, जैसे कि आप नेशनल सेविंग में कुछ रिटर्न अर्न कर लेते हैं, बैंक में आप सेविंग्स अकाउंट में कुछ प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं, आपके म्यूचुअल फंड्स, मनी मार्केट फंड्स, इस तरह की आपने चीज़ें सुनी होंगी, उधर कुछ आप रिटर्न कर लेते हैं। वैसे ही रियल एस्टेट भी एक ऐसी है, गोल्ड भी एक ऐसी है, इसी तरीके से स्टॉक मार्केट है विच इज सपोज टू गिव यू अ गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट्स द आइडिया। इट्स अब वो मसला ये होता है कि जब अमीर होने के चक्कर में आते हैं ना तो वो जल्दबाजी करते हैं, सट्टेबाजी करते हैं, वहाँ नुकसान हो जाता है। एंड द थर्ड एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज कि सर कोई इस तरह के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं थे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह अच्छा आपके पास अवेलेबल नहीं था कि जिसके थ्रू लोग कंफर्टेबली फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम्स आसानी से अकाउंट खोल लें, ट्रेड कर लें। आपको छोटी छोटी चीज़ के अंदर आपको अकाउंट खोलना है, पहले तो ये होता था आपको वो 25 पेजेस का फॉर्म साइन करना पड़ेगा, अब वो चीज़ डिजिटलाइज होती जा रही है, आपको हर चीज़ में ह्यूमन इंटरेक्शन आ जाती थी, ट्रेड प्लेस करनी है आपको फ़ोन करना है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड बहुत ज़्यादा इशूज़ थे। एंड यहाँ पर आई वुड अप्रिशिएट SECP2। SECP ने एक रिसेंटली कुछ टाइम हो गया वैसे तो, एक उन्होंने खास तौर पे एक अकाउंट, खास तौर पे नेचर ऑफ अकाउंट एक इंट्रोड्यूस कराई है, सहूलत अकाउंट जिसको कहा जाता है। सहूलत अकाउंट का पर्पज़ यही है कि जो लोग प्रूफ ऑफ इनकम और इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते वो लोग उससे काम शुरू कर सकते हैं। 10 लाख रुपए की लिमिट होती है, बट सिर्फ CNIC पे अकाउंट खुल जाता है, तो आसान हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, अब वो वाली चीजें हो रही हैं, इन एप्स लाइक फिनकलाब आर कमिंग ऑन, तो इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो होपफुली फ्यूचर इज बेटर। बिल्कुल। बहुत बड़ा ब्लेम, फातिक प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो हमारे ये स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स को, इवन म्यूचुअल फंड कंपनीज, आई मीन म्यूचुअल फंड की अगर आप बात करें, मैं कभी कभार वैसे सोचता हूँ पाकिस्तान के हर बड़े बैंक की एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। आई मीन वाकई अगर ये चाहते तो सही मानों में इनकलाब आ चुका होता अब तक। वहाँ पे भी कुछ इस तरह की एफर्ट नज़र नहीं आती। मसलन ये कि एक बहुत बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है, अभी मैं रिसेंटली उनके एक बड़े सीनियर मैनेजर हेड के साथ बैठा हुआ था, मैंने कहा यार आपके इश्तिहारात मैं तभी देखता हूँ जब आप कोई माइलस्टोन रीच करते हैं। आई मीन आपकी बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आज से इतने साल पहले अगर आप 100 रुपये लगाते तो आज इतने बन चुके होते। इट इज़ सच अ कैंपेनेबल लाइन, वेयर इज़ द कैंपेन? यहाँ पे भी तो काम नहीं हो रही। ब्रोकर्स तो चले रहने दें, वो तो बड़े, मैं कहूँगा कि बैकवर्ड सी एक सोच चल रही थी हमारे यहाँ, जो अब शायद तब्दीली आनी बड़ी मुश्किल से, तो उन्होंने अपनी एप्लीकेशन ही चेंज करनी शुरू की है, वरना मैं वाकई वो एप्लीकेशन एक दर्द सर हुआ करती थी। बल्कि वो तो ऐसा होता था पर चल गई किसी दिन, कभी होना कि ट्रेड ऑर्डर मेरी टारगेट प्राइस पे पहुंच गया शेयर, आप लॉग इन ही नहीं कर पा रहे हैं उसके अंदर। सो कुछ ब्लेम ऑफ दिस लैक ऑफ इंटरेस्ट अमंग द पीपल वो ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी और ब्रोकर्स पे भी तो आता है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये ऐसा ही होता है। और दुनिया में भी जो आप सक्सेस स्टोरीज़ को जैसे स्टडी करें, हम लोग एक यूएस की केस स्टडी को देख रहे थे, तो यूएस में भी एडॉप्शन जो थी वो उस वक्त इंक्रीज़ हुई थी जब एक पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर्स का कॉन्सेप्ट आया था। दिस ब्रोकर्स इन दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई थी जो कि लोगों को जाके एजुकेट करते थे। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि यहाँ पर उस लेवल का एफर्ट नहीं रहा है। बट आई थिंक इसके पीछे जो एक बड़ा रीज़न है आदिल भाई, वो यही है कि देखिए एवरीवन वांट्स टू मेक इजी मनी। इजी मनी में तो ये होता है कि देखिए मैं एक हाई नेटवर्थ क्लाइंट पकड़ लूँ और मैं उसको सर्विस दे दूँ तो ऑब्वियसली आई कैन चर्न मोर रेवेन्यू आउट ऑफ हिम/हर। तो मेरी कोशिश नेचुरली होगी कि मैं उधर जाऊं बजाय इसके कि एक छोटे इन्वेस्टर के पास जाऊं। सो दैट इज प्रॉब्ली वन रीजन व्हाई दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं भी ब्रोकर हूँ, वी नेवर इन्वेस्टेड in developing a retail investor base in Pakistan. But having said that, जो टेक्नोलॉजी है इसका फ़ायदा यही होता है कि ये स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करती है। जब स्केलेबिलिटी आती है तो फिर आप हर किसी को टारगेट कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट बना के हर किसी के पास जा सकते हैं। अब जब हमने डिजिटल अकाउंट ओपनिंग का कॉन्सेप्ट अब आ गया है कि टोटल अकाउंट घर से बैठे बैठे खुल सकता है, तो अब आपको जब ब्रोकर के ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, या आपको म्यूचुअल फंड जाने की उसके ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, तो आप टियर 3 सिटीज़ में हो, 4 में हो, टियर 10 सिटीज़ में हो, आप रेगिस्तान में बैठे में हो, जब तक आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन है और एक फ़ोन है, स्मार्टफोन जिसमें एक ऐप चल सकती है, यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग जर्नी। फातिक, व्हाट हैज फिनकलाब डन? मैं आपके प्लेटफॉर्म के मुख्तसरन बात करूं कि आई एम सिटिंग लेट्स से साउथ वज़ीरिस्तान में, जहाँ पे मेरे पास एक 3G टाइप के कनेक्शन आ जाता है। सो हाउ इज़ माई लाइफ डिफरेंट नाउ कि मैं आपकी ऐप डाउनलोड करता हूँ? टेक अस थ्रू योर यूज़र जर्नी प्लीज़। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया है इसमें आदिल भाई। देखिए इसमें जैसे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बताया कि पुराने जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता था वो बड़ा ही नॉन डिजिटल होता था, ह्यूमन ड्रिवन होता था। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता था, 25 पेजेस पे आपको साइन करना पड़ता था। आपको पेमेंट कभी ट्रांसफ़र करनी है तो देखिए अब तो वो बैंकिंग ऐप्स आ गई तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाती है, वरना पहले तो वो चेक काट के वो चेक जाना पड़ता, चेक दे के आना पड़ता था या अकाउंट में करना पड़ता था।
पर अच्छा, जब बैंकिंग एप्स आई हैं उसके बाद भी ह्यूमन इंटरवेंशन एग्जिस्ट करती है कि आप आईबीएफटी कर देते हैं, लेकिन फिर आपका कोई पीओसी होगा या आप ईमेल करोगे उसको, या हम ईमेल करेंगे। ट्रांसफर टू माय ट्रेडिंग अकाउंट। अब वो उसने ईमेल कब देखी, ये भी बड़ा मैटर करता है। अब आपने सुबह 10 बजे भेजे थे, उसने ईमेल ही 5 बजे देखी आपकी, तो वो आपका पूरा दिन निकल गया। सो इस तरह की बहुत सारी चीजें, प्रॉब्लम्स जो थे वो मार्केट में एग्जिस्ट करते थे, जो कि हमने रियलाइज करे। वी डिड आवर यूजर रिसर्च, वी वेंट टू द यूजर एंड वी आस्क्ड देम व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू फेस। जब उन्होंने प्रॉब्लम्स बताया कि हम ये प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और उसके हमें सॉल्यूशंस चाहिए, तो वहाँ हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक हमें प्रोडक्ट बिल्ड करने की ज़रूरत है जो कि न्यू इन्वेस्टर, क्योंकि इन्वेस्टर तो नहीं है ही नहीं ना, वो जो आपने बात करी 2.5 लाख 3.5 लाख इन्वेस्टर बेस है, मेजॉरिटी तो है ही नहीं। जो पुरानी ऐप्स बनी हुई भी थी, या लोग जनरली जो फोकस करते हैं ना, वो ये फोकस करते हैं कि बस वो ऐप बना दो। इट्स नॉट जस्ट अबाउट बिल्डिंग एन ऐप, इट्स अबाउट बिल्डिंग अ जर्नी, जो आपने बात करी ना। तो हमने जो हमारी ऐप का टोटल जर्नी डिज़ाइन किया है, दैट इज स्पेसिफिकली कीपिंग इन माइंड द जर्नी ऑफ अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर। यही वजह है कि आप सोशल मीडिया पे भी अगर जाकर थोड़ा सा सर्च करेंगे तो टोटली यूजर्स हम भी फॉलो कर रहे होते हैं, यूजर्स एक दूसरे को रेकमेंड करते हैं कि अगर तुम पहली मर्तबा अपना अकाउंट खुलवा रहे हो तो ट्राई फिनकला, बिकॉज इट इज न्यूबी फ्रेंडली। तो हम लोगों ने यूजर जर्नी में जो रखा है ना, उसमें पहले तो हमने खास ख्याल रखा है कि टोटली डिजिटल होना चाहिए। दूसरा हमने रखा है इसके अंदर कि कन्वीनियंट और ईजी होना चाहिए, कि वो जब ऐप खुले तो सामने डर ना जाए। मैं आपको एक बड़ी स्टोरी सुनाता हूँ यहाँ पे, छोटी सी। आज से मैं बिफोर ज्वाइनिंग फिनकलाब यहाँ आने से पहले मेरे पास 2 लड़के थे, वो काम करते थे विलेक्ट्रा के अंदर। और मेरे पास आते हैं, कहते हैं फातिक भाई अकाउंट कहीं खुलवा दो स्टॉक का। तो मैंने ऐसे ही एक ब्रोकर के पास बोल दिया, यार यहाँ मेरा एक दोस्त होता है, वहाँ पे खोल लो। उन्होंने खोल लिया, ऐप डाउनलोड कर ली। अब वो मेरे पास आए, फातिक भाई इसको यूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि वो ऐप इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी, वो समझ ही नहीं सकता, बिकॉज ही डजंट, दे डिड नॉट कम विद स्टॉक मार्केट बैकग्राउंड और फाइनेंस बैकग्राउंड। बट आज के दिन वो जो हमने ऐप बनाई, इस प्रॉब्लम को जहन में रखते हुए बनाई कि जो भी पहला बंदा पहली मर्तबा स्टॉक मार्केट में आता है या कोई बंदी आती है, दे शुड बी एबल टू नेविगेट दैट जर्नी और ईजिली वो एंड टू एंड अपना सफर तय कर सकें। वो ठीक है, कुछ टेक्निकल जार्गन्स उस तरह की चीज़ें होती हैं, उसमें आपको हेल्प करते हैं थ्रू आवर कम्युनिटी एंड एवरीथिंग। बट दिस इज व्हाट इज डिफरेंट इन आवर ऐप देन अदर ऐप्स अवेलेबल इन द मार्केट, कि हमारा जो यूजर एक्सपीरियंस है, यूजर इंटरफेस जो है, वो स्पेसिफिकली डिजाइंड है इसलिए कि न्यू एंट्रेंट जो है वो उसको समझ आ जाए आसानी से। बिल्कुल, आई थिंक मेरी भी जो अपना एक्सपीरियंस है फातिक, वो यही है कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के लोग, स्पेशली द यंग जनरेशन, दे डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट। आई मीन, कौन नहीं चाहेगा। अब स्टॉक मार्केट 19-19.5% पिछले 20-25 साल में रिटर्न दिया है। हु वोंट वांट टू डबल हिज वेल्थ इन 3.5 years? मैं हमेशा ये बोलता था कि पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा मसला हाउ का है। आपने ये हाउ अगर सॉल्व कर दिया ना, इस प्रोसेस को आसान कर दें। एंड फिनकलाब जब वाकई आया तो ज़ाहिर है मैं भी सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे ख़ास तौर से इसको फॉलो कर रहा था, एंड लिंक्डइन पे आप लोगों के काफ़ी पोस्ट मुझे नज़र आ रहे होते हैं। एंड आफ्टर द रिकमेंडेशन एंड द फीडबैक, आई एम नॉट सेइंग बिकॉज यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, बट वाकई जो मुझे लोगों की तरफ से फीडबैक मिला कि यार द अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस वॉज वेरी ईजी, एंड आई वॉज लाइक हैप्पी। चलें जी, अच्छी बात है कि अब पाकिस्तानी जो है वो इस चीज़ में जो है वो ज़्यादा घुस रहे हैं। फिनकलाब तो फातिक एक प्लेटफॉर्म का नाम है, देयर हैज़ टू बी अ ब्रोकर बिहाइंड दिस। हु आर द स्पॉन्सर्स, हु आर द पीपल बिहाइंड इट? देखिए, इसमें एक सैयद नजम अली साहब हैं, वो ट्विटर पे वो खुद भी थोड़ी सी सेलिब्रिटी हैं एक, वो बहुत मशहूर आदमी है। तो वो जो हैं नेक्स्ट कैपिटल के मेजर स्पॉन्सर भी हैं और उन्होंने नेक्स्ट कैपिटल के फाउंडर भी हैं। सो ही फाउंडेड नेक्स्ट कैपिटल बैक इन 2010। बट जो थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी कि जो ओल्ड ऐप्स थी, कन्वेंशनल ऐप्स थी, कन्वेंशनल जो डिजिटल प्रोडक्ट्स होते थे, वो इतने बुरे होते थे कि वो कोई यूज़ करता ही नहीं था। अगर मतलब थोड़े बहुत यूज़ कर लेते थे, बट जनरली नहीं करते थे। सो उन्होंने विद हिज सन इर्तज़ा अली, दे एम्बार्क्ड ऑन दिस आइडिया कि वी शुड डू समथिंग कि जो डिफरेंट हो और हम उसको रीब्रांड भी डिफरेंट तरीके से करें। तो फिनकलाब इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ नेक्स्ट कैपिटल एज वी स्पीक। तो ये नेक्स्ट कैपिटल के अंदर ही आता है। वो नजम साहब हैं जो इसको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, जैसे आप कहना चाहें। मैंने फिनकलाब में अपना अकाउंट खोल लिया। नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड, अच्छा एक और बात मुझे बताइए, ये फिनकलाब के सीईओ बनने से पहले आप इन्वेस्टर थे स्टॉक मार्केट में? ज़ाती तौर पे यस, बिकॉज मैंने तो अपना करियर जो स्टार्ट किया था स्टॉक मार्केट में, दैट वाज बैक इन 2013 एज अ रिसर्च एनालिस्ट। एक पहली जॉब मिली थी, एनालिसिस करके रिसर्च रिपोर्ट्स आपने शायद देखी होंगी, वो लिखा करता था मैं। तो वहाँ से मैंने शुरू किया था पर्सनल इन्वेस्टिंग जर्नी। आप समझें, शुरू में तो सर पैसे आ रहे थे, तो बस वो पैसे ज़्यादा अय्याशी पे उड़ा दिया करते थे। तो पर्सनल इन्वेस्टिंग तो मैंने शायद शुरू करी होगी 16-17 में जाकर। सही, ठीक है, दैट्स फेयर। क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि अब किसी ने फिनकलाब में अकाउंट तो खोल लिया जोश में आके ना, आपकी बात सुन के, और यार क्या बोल रही, अकाउंट खोल ली, पैसे भी डाल दिए, लेट्स से 50,000 रुपये डाल दिए, इन्वेस्ट करूँगा। कहाँ इन्वेस्ट करूँ, ये तो कुछ पता ही नहीं, कौन सी कंपनी भाई, ये तो अजीब सी कंपनियाँ आ रही हैं, नाम, अच्छा कंपनियों के नाम भी लिखे भी नहीं आ रहे होते पूरे।
सिंबल लिखे हुए आ Symbol आ रहे रहे होते होते हैं, अजीब एरो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, लोग पीपल डू गेट ओवरवेल्म्ड बाय द सॉर्ट ऑफ डेटा जो कि उनको अपनी इस ऐप की जो है वो होम स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है. सो हाउ टू स्टार्ट द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, व्हाट आर द एरियाज नाउ? अब मैं फिनक्लाब प्लेटफॉर्म से निकल के आई एम कमिंग टुवर्ड्स द स्टॉक मार्केट. बिल्कुल सही है। हाउ डू यू आइडेंटिफाई अ गुड कंपनी टू इन्वेस्ट इन? अच्छा, इसमें दो जो मुझे आपकी बात से समझ में आया, देयर दो टू पार्ट्स टू इट। पहला तो ये है कि आइडेंटिफाइंग अ गुड स्टॉक टू इन्वेस्टिंग, और दूसरा ये है कि वो ऐप डाउनलोड कर लिया, अकाउंट खोल लिया, अब मैं उसको यूज़ कैसे करूँ, चलें, या जैसे okay, आपने कहा ना कि बिल्कुल। वो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो मुझे बिल्कुल ऐसे. तो देखिए इसमें तो ये होता है कि इसमें सिंपल है कि द बेस्ट वे टू डू समथिंग इज़ टू जस्ट डू इट। ओके. आप उसको स्टार्ट कर लें, आप करें उसके अंदर। अच्छा, इसमें यहाँ पे ये मैं आपको कहूँगा कि व्यूअर्स जो हैं वो हमारी एक कम्युनिटी बनी हुई है, ओके. जिसके ऊपर जैसे ही आपका अकाउंट खुलता है उसको एक लिंक आता है कि आप इसको ज्वाइन कर लें, एंड आज के दिन इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस कम्युनिटी इज ऑन अ व्हाट्सएप? इट्स ऑन अ व्हाट्सएप आज इस वक्त, ऑल्दो हमें बहुत ज़्यादा इस वक्त इसमें उसको मैनेज करने में मुश्किल होती है क्योंकि व्हाट्सएप पे 1000 लोगों की लिमिट होती है, तो वो ग्रुप्स बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे लोग हो रहे हैं, तो वो होना होता है। बट हमें एक चीज़ की रियलाइजेशन ये हो रही है कि व्हाट्सएप इज़ मोर कन्वीनियंट, तो लोग जो हैं वो कन्वीनियंस की वजह से लोग व्हाट्सएप से मूव नहीं करना चाहते, तो हम व्हाट्सएप पे ही रहते हैं अभी तक। तो खैर आपको उसमें ऐड कर लिया जाता है, तो वहाँ पर आप जैसे और भी हंड्रेड्स ऑफ लोग मौजूद हैं, और हंड्रेड्स ऑफ लोग वो हैं जो कि एक साल पहले सफ़र में शुरू हुए थे, क्योंकि हमने कम्युनिटी जुलाई में क्रिएट करी थी। ठीक हो गया. तो सर वहाँ पर अदिल भाई मैं खुद बैठा हुआ होता हूँ, Alright. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी ऑफ एनी सॉर्ट, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही कि ऐप कैसे यूज़ करनी है, कौन से फीचर को कैसे यूज़ करना है, या इवन जो आपने दूसरी बात करी आइडेंटिफाइंग गुड कम्युनिटीज़, तो वहाँ आइडेंटिफाई गुड स्टॉक्स बेसिकली कंपनीज, तो वो कम्युनिटी इट हेल्प्स यू। आपका कोई भी सवाल होता है, तो अगर मैं भी ना भी अवेलेबल हूँ, तो वहाँ पर कुछ बहुत अब एक्सपीरियंस लोग भी जमा हो गए हैं जो कि गाइड करते हैं, बताते हैं। अगर आपका सवाल ये भी, बहुत से लोग ये आगे सवाल पूछते हैं ये कंपनी करती क्या है, सो कोई भी ऐसा बैठा हुआ होता है वो आपको आके बता देता है भाई ये कंपनी ये करती है, इसमें ये देखना होता है। नहीं तो मैं भी गाइड कर रहा होता हूँ कि यार ये चीज़ें हैं, इसको देख लो। आप बहुत सारे लोग बेसिक सवाल आके पूछते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ी फाइनेंशियल है तो वो कॉम्प्लिकेटेड किसी हद तक होती है। तो इनकम स्टेटमेंट, अब आजकल रिजल्ट सीजन चल रहा है, अब वो रिजल्ट अनाउंस हो रहे हैं, अब वो इनकम स्टेटमेंट आ जाती है, बैलेंस शीट आ जाती है, अब लोगों को कॉम्प्रेंड करना कि इसका क्या मतलब है, तो लोग आके पूछते हैं, हम बताते हैं, हम गाइड करते हैं उसके अंदर, एंड वी हेल्प यू आइडेंटिफाई गुड कंपनीज। मतलब वी डोंट आइडेंटिफाई गुड कंपनीज फॉर यू कि इसमें इन्वेस्ट कर लें, उसमें इन्वेस्ट कर लें, वी डोंट बिलीव इन दैट, बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी, द आइडिया इज टू इनेबल यू एंड टू मेक यू इंडिपेंडेंट, कि आप चीज़ों को खुद उन वेरिएबल्स को एनालाइज कर लें, ये फैक्टर्स हैं, इनको आप सोचें, ऐसे देखें, और फिर आप उसमें आइडेंटिफाई करें गुड कंपनीज। सो दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग जर्नी विद अस। तो यानी पूरा वो, आई थिंक दैट मस्ट बी अ प्रीटी वाइब्रेंट एंड बिजी कम्युनिटी ऑल द टाइम। यानी आप तो ख्वाब में भी मशवरे दे रहे होते होंगे वहाँ पे, ऐसे ही सीन चल रहा है? सर ऐसे ही होता है, मतलब कभी वीकेंड्स के ऊपर रात 2 बजे मेरी वाइफ की आंख खुल जाती है तो वो नाराज़ हो रही होती है। मेरा एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि रिसर्च बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, तो मैं फंडामेंटली चीज़ों को एनालाइज कर सकता हूँ। थोड़ा सा इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस जैसे 10 साल का मेरा खुद का भी हो गया है। सो वहाँ पर चीज़ों को लोगों को गाइड करना, बेसिक्स बताना, तो देखिए हमारा फ़र्ज़ बनता है ना, तो हम खुद वो तो कोई मसला नहीं, दूसरे लोग होते हैं, मैं होता हूँ, बट येस इट इज़ अ वेरी वाइब्रेंट सॉर्ट ऑफ अ कम्युनिटी। बल्कि वहाँ पर तो ये होता है सर, कभी कभी तो अब वो इतनी दोस्तों में दोस्तियाँ शुरू हो गई कि वहाँ पे स्टिकर्स बड़े बन रहे होते हैं, व्हाट्सएप पे आपको पता है वो स्टिकर्स बड़े बन रहे होते हैं, मीम्स बहुत चलते हैं वहाँ पे, सारे शोखियाँ भी चलती हैं, पर कभी कभी तो इतनी वाइब्रेंट हो जाती है, मैं उनको हल्का करना पड़ता है, भाई जरा कम करो, कम करो। वेरी इंटरेस्टिंग। मैं भी एक ब्रोकर के व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ, ही एडेड मी, ही इज माय लिसनर, ही एडेड मी टू द ग्रुप। वहाँ तो हर वक्त ये आ रहा होता है, ये शेयर इतने का हो गया, उठा लो। वो जिससे ना, एक जो स्टॉक इन्वेस्टर्स होते हैं उनमें हमेशा एक डिबेट होती है फंडामेंटल्स वर्सेस टेक्निकल वाली ना। नाउ अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आई एम अ वेरी प्रो फंडामेंटल, नॉट अ फंडामेंटलिस्ट पर्सन, बट आई बिलीव इन फंडामेंटल्स ऑफ अ स्टॉक एंड अ कंपनी। बट देन देयर इज अ टेक्निकल वाला एक माइंडसेट भी होता है कि कौन सा भी शेयर, वो कहते हैं जौन सा भी शेयर हो, वो कैसी भी कंपनी हो, कोई उसका बैकग्राउंड ना हो, हर एक की एक टारगेट प्राइस होती है, हर एक की एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट होती है। सो डू यू गिव दोज काइंड ऑफ एडवाइसेस एज वेल? अच्छा, इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है, एंड जो नजम साहब भी इस चीज़ के बड़े स्टॉन्च सपोर्टर हैं और प्रोपोनेंट हैं, मैं भी हूँ। मैं तो, आपने कहा फंडामेंटलिस्ट नहीं है, मैं कहूँगा मैं होता हूँ फंडामेंटलिस्ट, आई एम हार्डकोर फंडामेंटलिस्ट, कि भाई मैं तो कंपनी का कैश फ्लो और प्रॉफिट और ये और वो, मैं इसके बगैर जब तक मेरा कंफर्ट नहीं होता मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो मैं तो वो हूँ, और सर मैं लोगों को गाइड भी यही करता हूँ वहाँ पे। हमारा मैसेज भी यही है कि देखें ये है, अब लोग कोई अगर मुझसे आके पूछता भी ना, जैसे आपने कहा ना वहाँ पे आ जाती है, बढ़ गया है ले लो, ये कर लो। मेरे पास आज भी सुबह किसी का मैसेज आया कि फातिक भाई क्या मैं POL का शेयर खरीद लूँ? तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारे जहन में क्या थॉट्स हैं, तुम क्यों खरीदना चाहते हो? ठीक है, अगर कोई आके बोलता है फातिक भाई मेरे पास पॉल पड़ा हुआ है, मैं इसको एवरेज कर लूँ या बेच दूँ या क्या कर लूँ, तो मेरा अगला सवाल होता है तुमने पहले से क्यों खरीदा था, व्हाट वाज द थीसिस इन योर माइंड?
सो हम लोग वो सवाल इन्वोक करते हैं ताकि हम आपको गाइड करें, हेल्प करें, इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग यार ये ले लो, ये बेच दो, ये कर लो। हाँ, ये ज़रूर होता है, कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं, डिफॉल्टर कंपनीज होती हैं, DEF लगा हुआ होता है, आपने देखा होगा उसके अंदर। तो अगर कोई खुदा ना खास्ता उसके बारे में पूछ ले तो हमें मना करना पड़ता है, भाई संभल के, मतलब देख के इन चीज़ों से ज़रा बच के रहो। तो हम ये ज़रूर करते हैं, इतना गाइड ज़रूर करते हैं यहाँ पर। तो ये इसके अंदर एक है। जहाँ तक टेक्निकल की बात है तो देखें, इट इज़ अ स्कूल ऑफ थॉट। अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो गलत है। इफ आई एम अ बिलीवर इन समथिंग दैट डजंट मेक द अदर साइड रॉन्ग, वो एक स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है, उसके ऊपर भी लोगों ने पैसे बनाए हैं। तो हम लोग उसको एनकरेज नहीं करते थे, बट हमारे पास यूजर्स की एक डिमांड खास तौर पे आ रही थी कि भाई हमें टेक्निकल चाहिए। तो शुरू में तो हमने थोड़ा पुशबैक दिया, बट अब आगे से बंदा बोल रहा है मुझे चाहिए। तो हमारे साथ एक जैन भाई टेक्निकलिस्ट होते हैं, उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो हमने ज़रा उनको उस साइड पे लगा दिया। लेकिन उसके लिए एक अलग हमने ग्रुप और कम्युनिटी बना दी। हमने कहा कि यार जो इस चीज़ से दूर रहना चाहते हैं उनको दूर रहने दो, जो उधर तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं उनको वहाँ पे। मुझे तो लगता था जब मैंने पहली बार जाके ये टेक्निकल स्टडी करना शुरू किया, आई टुक अ यूट्यूब लेसन प्रीटी लॉन्ग, 2-3 घंटे का, कि क्या ये लाइंस बना रहे हैं और ये क्या चार्ट्स बन रहे हैं। मुझे तो, मैंने फिर जब थोड़ा बहुत समझा तो मैंने हमारे एक दोस्त को भी बोला, वो बड़े नाराज़ भी हुए थे उस पर कि वो टेक्निकल्स पे खेलते हैं। आई सेड दीज आर सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज। लाइक मैं आज बोल सकता हूँ कि एंग्रो का शेयर इस वक्त जो तकरीबन 170 के करीब नीचे आ गया, आज वो 200 पे पहुँच जाएगा। मैं कह रहा हूँ जी पहुँच जाएगा जी, मूविंग एवरेजेस की बुनियाद पे, बिकॉज इतना अरसा वो 200 से ऊपर उसने रजिस्ट किया है, वो सस्टेन किया है, वो दोबारा इधर आएगा। अब 8 महीने बाद वो पहुँच गया, लोग कहेंगे वाह क्या ज़बरदस्त प्रोफेसी, ज़बरदस्त, क्या आपका एनालिसिस था, ज़बरदस्त। यार वो पहुँचना है शेयर, बिकॉज मेरा ज़ाती तौर से ये ख्याल है ना, मेरी फिलोसफी एंड बिलीफ इज, आई एम सॉरी दिस प्रोग्राम इज अबाउट फातिक, आई नो, बट मेरा भी ज़रा थोड़ा इन्वेस्टमेंट का आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है बाय द वे मेरा। 2007 ये मेरी बड़ी स्टोरी है मज़ेदार सी, बाद में कभी सुनाऊंगा। सो मेरा ये ख्याल है कि एक ब्लू चिप कंपनी का शेयर एक बार अगर कोई पॉइंट टच कर ले, वो दोबारा उधर घूम कर आएगा वापस। टाइम लगेगा लेकिन उसको आना है वहाँ पे, क्योंकि उसके वहाँ अनलेस समथिंग हैज चेंज फंडामेंटली ना, फंडामेंटली चेंज हो गया ना। लाइक अगर फर्ज करें कि जी पाकिस्तान टैक्स बढ़ गया या कुछ भी हो गया, एग्जैक्टली, गिविंग ऑल सिचुएशन सेम, कांस्टेंट है, एवरीथिंग इज कांस्टेंट, मुझे ऐसा लगता है दैट वो शेयर वहाँ पे ऊपर आएगा कोई, अनलेस द कंपनी मैसिवली स्क्रूज अप समथिंग और कुछ उनका प्रॉब्लम हो जाती है। सो इसमें अगर मैं आपकी बात को वो करूं, देखिए इसमें लोगों को हम ये बताते हैं कि देखें कॉन्सेप्ट क्या है शेयर का, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्टॉक, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी। स्टॉक बेसिकली एक कंपनी की ओनरशिप है, जिसका भी आप शेयर खरीद रहे हैं आप उसमें ओनर बन जाते हैं। इट इज़ द सेम एज कि आप और मैं मिल के कोई फ्रेंच फ्राइज का ढाबा खोल लें, तो प्रॉब्ली आप और मैं 50-50% की पार्टनरशिप के अंदर खोल लेंगे। तो एक कारोबार है, एक बिजनेस है, एक धंधा है जिसके आप और मैं हिस्सेदार हो गए, बेसिकली ये है। इसी तरीके से जब आप शेयर लेते हैं तो बस फर्क ये होता है कि वो शायद ढाबा नहीं होगा, कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी। अगर आप एंग्रो फर्टिलाइजर का शेयर ले रहे हैं तो वो यूरिया का बहुत बड़ा प्लांट है उसका। इसी तरीके से लकी सीमेंट ले रहे हैं तो उसमें पावर प्लांट है, सीमेंट है, गाड़ियों का प्लांट है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन बस फर्क ये होगा वहाँ 50% नहीं होंगे, आप शायद 0.0000 समथिंग परसेंटेज के हो जाएंगे। बट बॉटम लाइन कॉन्सेप्ट क्या है, आप उस कंपनी के वन ऑफ द ओनर्स हो गए हैं। तो जब आप उस कंपनी के ओनर हो गए हैं तो आप जब इसको भी ऐसे देखें, जब आप ढाबा चला रहे हैं या आप एक फ्रेंच फ्राइज का चला रहे हैं, आप किस लिए चला रहे हैं? आप उसको प्रॉफिट कमाने के लिए चला रहे हैं। जब आप उसको प्रॉफिट कमाने के लिए चला रहे हैं, आप उसकी लाइन और लकीरें देखने के लिए नहीं चला रहे, तो आप शेयर्स को भी उसी तरह से एनालाइज करें ना, आप शेयर्स को भी उसी तरह से देखें, स्टॉक्स को भी उसी तरह से देखें। दैट इज सो ट्रू। यानी आप सोचें, यू बिकमिंग बिजनेस पार्टनर विद हुसैन दाऊद साहब, मोहम्मद अली टब्बा, आप बोल सकते हैं आप कि मैं जी टब्बा साहब के साथ काम करता हूँ, आप बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं। इसमें राइट्स भी होते हैं सर, एनुअल जनरल मीटिंग्स होती हैं, आप जाके सवाल पूछ सकते हैं उसके अंदर। एंड देयर आर सम पीपल जिनके साथ 2-2, 5-5 शेयर्स भी होते हैं, वो आके सवाल पूछते हैं एंड वो आपको मना नहीं कर सकती मैनेजमेंट। पास जगहों पे ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं, पाक सुजुकी का बड़ा मशहूर केस हुआ था, रिमेंबर दैट वन बिग शेयर होल्डर देयर, उसने कंपनी को लिटरली घुटनों पे टेकने पे मजबूर कर दिया था, इफ यू रिमेंबर देयर बायबैक प्राइस के ऊपर जो पूरी कहानी हुई थी। सो नाउ कमिंग बैक फातिक, सो एक कंपनी तो एक नया इन्वेस्टर आया, लेट्स से आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक नया बंदा आया और उसने जो है ना वो अभी आके अपना अकाउंट खोला है और वो आपसे पूछा कि फातिक भाई मुझे कोई कंपनी को एनालाइज करते हुए कोई 3 बातें मुझे आप बता दीजिएगी जिसकी बेस पे, हमने कहा ना आप फंडामेंटल्स कंपनी के देखते हैं, व्हाट आर दोस 3 थिंग्स इन द फंडामेंटल्स दैट यू सजेस्ट कि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर देखे एक कंपनी में? अदील भाई
बिफोर डूइंग एनी फंडामेंटल एनालिसिस, पहला तो जो हम लोगों को गाइड करते हैं और लोगों को करना चाहिए वो ये कि अपने आप से सवाल करना चाहिए कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। व्हाट इज़ योर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव यार, आप क्या अचीव करने आए, आप क्या शॉर्ट टर्म कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, मीडियम टर्म कर रहे हैं। अच्छा, शॉर्ट टर्म तो वैसे ही हम रिकमेंड नहीं करते, बट जो मीडियम और लॉन्ग टर्म भी है उसमें भी लोगों की डेफिनेशंस कुड बी डिफरेंट। फॉर समवन लॉन्ग टर्म कुड बी 2 years, फॉर समवन लॉन्ग टर्म कुड बी 10 years। तो उस पर डिपेंड करता है। फिर लोगों को हम ये भी ज़रूर बताते हैं कि आप रिस्क टॉलरेंस अपनी ज़रूर एनालाइज करें। बाय नेचर कुछ लोग अग्रेसिव होते हैं, वो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, कुछ लोग कंजर्वेटिव होते हैं, दे आर मोर कंफर्टेबल विद लेसर रिस्क। तो इसके ऊपर मैंने सर एक यूट्यूब पे छोटी सी हमारे चैनल पे एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने गाइड किया कि किन वेरिएबल्स को आप कंसिडर करते हुए डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी रिस्क टॉलरेंस कैसी है। तो जब आपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स और अपने रिस्क टॉलरेंस डिटरमिन कर ली तो अब आपको आइडिया हो गया कि मुझे किस तरह का स्टॉक चाहिए। क्या मुझे एक स्टेबल स्टॉक चाहिए, क्या मुझे डिविडेंड या कैश फ्लो वाला स्टॉक चाहिए। जैसे अगर लेट्स से हाइपोथेटिकली यू आर 50 years ओल्ड, तो आपको ज़्यादा एक्सपेरिमेंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एग्रेसिव ग्रोथ और इस तरह के रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं। यू कैन गो फॉर मोर डिविडेंड यील्डिंग, किसी हद तक लेस वोलेटाइल बिजनेसेस, उस तरफ जा सकते हैं आप, इस तरह की चीज़ें देख सकते हैं। तो यहाँ से आप सफ़र शुरू करें। अब पहली चीज़ जो है ना सर ये है कि अब आपने जो भी बिजनेस या कंपनी को एनालाइज करना है, पहले सवाल जो है वो तो ये है कि क्या वो प्रोडक्ट क्या कैसे चलता है, क्या प्रोडक्ट है, उसकी इंडस्ट्री क्या है, उसके डायनेमिक्स क्या हैं, आप उस प्रोडक्ट को समझें। अगर आपने जैसे हम कोई लैपटॉप भी खरीदने जाते हैं या फ़ोन खरीदने जाते हैं तो ऐसी मार्केट पे जाके यूँ तो उठा के लेके नहीं आ जाते हैं। हम देखते हैं कि प्रोसेसर कौन सा है, रैम कितनी बड़ी है, कितने का है, क्या फीचर्स हैं, क्या नहीं है। सो वी डू ऑल दोज एनालिसिस। सो यहाँ पर ये बेसिक एनालिसिस तो यही है कि वो चीज़ क्या है, उसका प्रोडक्ट क्या है। अगर मैं क्या नाम है, अगर किसी फर्टिलाइजर कंपनी को खरीद रहा हूँ, एग्रो फर्टिलाइजर, तो वो यूरिया बनाती है, यूरिया किस चीज़ में इस्तेमाल होता है, कहाँ काम आता है, उसकी कितनी बड़ी मार्केट हो सकती है, कितना इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए। इसके लिए यू डोंट नीड टू बी ए PhD इन फाइनेंस। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आप इंटरनेट पे सर्च करके भी आपको मिल जाती हैं ये चीज़ें। सर ये हो गया पहला सवाल जो आपने वहाँ पे देखना है। फिर आपने दूसरा सवाल वहाँ पे ये देखना है कि क्या ये इतना अच्छा बिजनेस आपको लग रहा है, आपको आउटलुक उसकी आगे इतनी अच्छी ग्रोथ वगैरह नज़र आ रही है कि क्या आप उसको अपनी ज़ाती सारी सेविंग से ये कारोबार करना चाहेंगे, क्या ये खुद से बिजनेस करना चाहेंगे। इफ़ द आंसर इज़ येस, दैट मीन्स यू आर कन्विंस्ड इट इज़ अ गुड बिजनेस, देन आप ये रिस्क लेने को तैयार हैं, आप इसको देख सकते हैं। आप उस कंपनी की हिस्टोरिक फाइनेंशियल थोड़े से नंबर्स देख सकते हैं जो कि एनुअल रिपोर्ट्स में अवेलेबल होते हैं। एक वेबसाइट है dps.psx.com.pk, वहाँ जाएं, सर्च करें, जो भी कंपनी है फाइनेंशियल रिपोर्ट खोलें, उसमें आती है 5, 6, 7, 10 साल पुरानी हिस्ट्री आ रही होती है। कंपनी ने कंसिस्टेंटली कैसा परफॉर्म किया है, ग्रोथ आई है नहीं आई है, स्टेबल है, नंबर्स गिर तो नहीं रहे। डायरेक्टर रिपोर्ट्स कुछ होती हैं वहाँ पे 2-3 पेजेस होते हैं, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती, आप वो पढ़ लें तो आपको आइडिया हो जाएगा, फेयर आइडिया हो जाएगा कि कंपनी क्या कर रही है, किस तरह से किस तरफ जा रही है आपके इसके अंदर। आजकल तो एक बड़ा ज़बरदस्त शॉर्टकट भी आ गया है इसका, चैट जीपीटी को जिंदगी आसान कर दी है। जिंदगी आसान, PDF डाउनलोड करें वहाँ से या कुछ भी करें और चैट GPT बोले इस कंपनी को एनालाइज करके दे दो मुझे। बिल्कुल ऐसी है, जबरदस्त कर देते हैं एनालिसिस। बेहतरीन सर, जिंदगी आसान हो गई। जो सारा आप मेहनत करते हैं आपने और उसको 2 मिनट में कर दिया, जो मेरा 20 मिनट का काम था आपने 2 मिनट में कर दिया। नहीं ये रिसर्चर्स का क्या होगा बेचारों का, ऐसे ही है सर। जॉब इज एट स्टेक, सीरियसली मैं बता रहा हूँ। सही देखना टाइम वो पे कर भी लिया आपने काम वैसे। चलें, ऑलराइट, तो ये हो गई बात, आपने उसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो देख ली, ठीक है। अब उसके अलावा तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख ली, फिर आखिरी चीज़ होती है एक चीज़ जैसे वैल्यूएशन, कीमत क्या है, आप कितनी कीमत दे रहे हैं उसकी, प्रॉफिट और इन सब चीज़ों के अगेंस्ट, वो थोड़ा सा वैल्यूएशन है, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, मे बी वी कैन कीप इट फॉर सम अदर डे। बट हाई लेवल ये है कि सर मैंने इसके ऊपर कुछ आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, finclub.com की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, हाई लेवल आइडिया हो जाएगा। एंड अगेन आप थोड़ा सा बेंच मार्किंग भी कर सकते हैं थ्रू चैट GPT एंड एवरीथिंग, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के नंबर्स होने चाहिए, किस तरह के हैं। तो वो एक आखिरी चीज़ है जिसको देखें। बट अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हैं ना तो ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म पिक्चर में देखें। देखिए मैं तो एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ सर, 2014 में IPO हुआ था एग्रो फर्टिलाइजर का, 28 रुपये का हुआ था, ठीक है सर। अब वो 28 रुपये से जब वो बढ़ के 32 रुपये हुआ होगा तो उस टाइम पे तो लगा होगा यार बहुत बढ़ गया, मैं इसका क्या करूँ। आज लोग सिर्फ विश कर सकते हैं कि वो 32 रुपये में मिल जाए, ठीक है सर। तो अच्छी कंपनीज जो होती हैं, गुड क्वालिटी कंपनीज, उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर लें, उसके अंदर वैल्यूएशन इन सब चीज़ों पर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर कन्विंस्ड कि इनका बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रॉग है। इनका कोई, अब जैसे मीज़ान बैंक है, मीज़ान बैंक इज डन ए फिनोमिनल जॉब इन इट्स स्पेस। उसके अंदर आप देखें हर नुक्कड़ पे कोई ना कोई ब्रांच आपको मिल जाती है, कोई ना कोई फैमिली रिलेटिव फ्रेंड होता है जिसका अकाउंट होता है, अगर आपका खुद का नहीं होगा तो यहाँ से सर आपको आइडिया होना शुरू हो जाता है कि मैं जिस बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कितनी वो स्ट्रॉन्ग कंपनी है,
तो वहाँ से मेरा सबसे बड़ा जो सवाल है वो लोगों को यही है कि क्या इतना अच्छा बिजनेस, इतना स्ट्रॉन्ग बिजनेस विद ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स है या नहीं है। ऑयल कंपनीज में ठीक है, बहुत सारे लोग एक्साइटेड होते हैं, बट उसमें कुछ रिस्क है, ऑयल प्राइस ऊपर हो गई, नीचे हो गई, नहीं पता लॉन्ग टर्म में क्या किया है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। सो आई सजेस्ट गो फॉर दोज बिजनेसेस जो कि हमें मैनेजमेंट की बुक्स में भी बताया जाता है, जहाँ कोई कंपेटिटिव एडवांटेजेस हों, कोई चीज़ बिल्ड करी हो, कोई ब्रांड बिल्ड किया हो, इस तरह की चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल हेलियन पाकिस्तान एक कंपनी है, पैराडोल सर हाउस होल्ड नेम है, हाउस होल्ड ब्रांड है, इस तरह से कोलगेट है, जीएसके का पहले हुआ करता जो था, पहले जीएसके होता था, जीएसके का ऑगमेंटन मशहूर है सर, आपके बीमार होने की देर है, डॉक्टर ने आपको ऑगमेंटन लिखने दी थी। नहीं, अभी उन्होंने सेंट्रम भी लॉन्च किया है, वो भी आपको पता है कि मल्टीविटामिन। ये खैर हम कंपनी वाइज एनालिसिस अभी कर नहीं रहे हैं, बट हेलियन इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल शेयर एंड ऑल। तो ये तो चलें, आपने अपना एक इसमें एनालिसिस बताया कि कंपनी को एक जज करते हुए जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है वो देखी जा रही होती हैं। एक अब आता है, वो तो हमने एक कंपनी की बात कर ली जी। स्टॉक मार्केट में हमेशा एक कॉन्सेप्ट होता है डाइवर्सिफिकेशन का जी, कि अपने आप को किसी एक सेक्टर में या अपने आप को किसी एक कंपनी में जो है ना आप मखसूस ना रखें, उसको डाइवर्सिफाई करें, उसको फैलाएं। तो डाइवर्सिफिकेशन के हवाले से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फातिक? सर डाइवर्सिफिकेशन में जो एक मैंने मिसकंसेप्शन ऑब्जर्व किया है, जो मैं डील कर रहा हूँ पिछले कोई तकरीबन 8-10 महीनों से लोगों को इस तरीके से, सो लोग डाइवर्सिफिकेशन को देखते हैं थ्रू द नंबर ऑफ स्टॉक्स, जो कि मुनासिब स्ट्रैटेजी नहीं है। आई टेल यू व्हाई। वो इस वजह से कि लेट्स से हाइपोथेटिकली आपने 10 स्टॉक खरीद लिया, 10 के 10 सीमेंट स्टॉक्स खरीद लिया आपने, तो आपने मोर और लेस एक्सपोजर तो सेम कर लिया, आपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर का एक्सपोजर कर लिया है, आपने मोर और लेस सेम चीज़ें कर लिया हैं। तो आप वाइल नंबर ऑफ स्टॉक्स में आप डाइवर्सिफाइड हैं, बट ब्रॉडली आपका पोर्टफोलियो का रिस्क सेम है। क्योंकि कोयले की प्राइस बढ़ी एंड यानी एनर्जी इनपुट कॉस्ट बढ़ी और आप गए उस तरीके से आपको फर्क पड़ जाएगा, या आपकी कंस्ट्रक्शन सेक्टर नहीं उठ पा रहा, आपका किसी वजह से आपका स्लो डाउन आ जाता है, वो मुख्तलिफ वेरिएबल्स फिर वो एक अलग अलग हो जाते हैं। सो आपकी डाइवर्सिफिकेशन शुरू होती है सर सेक्टर लेवल से, आप वहाँ से शुरू करें। अब डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत क्यों है? वो रिस्क डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। तो जैसे जैसे आप सेक्टर डाइवर्सिफाई करते जाते हैं, आपके रिस्क एक्सपोजर्स डिफरेंट होते चले जाते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर नहीं उठ पा रहा है, तो ठीक है, आपका एक पोर्टफोलियो का एक सर्टेन परसेंटेज है जो उससे अफेक्ट हो रहा है। आपका दूसरा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर लेते हैं, गाड़ियाँ ज़्यादा बिक रही हैं, ठीक है, तो आपका अगर वहाँ पे वो एक्सपोजर है तो आप उससे बेनिफिट कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं लोगों को सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन सेक्टर लेवल पे देखें, और फिर अंदर नंबर ऑफ स्टॉक्स, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, बट उसमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हर सेक्टर से आप 2-2 3-3 कंपनीज भी उठा लें, बहुत है। व्हेन शुड आई स्टार्ट डाइवर्सिफाइंग? मैं देखिए, मैं इसलिए भी सवाल पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे पास भी आते हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के लिए, मुझे 50,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, आप मुझे उन शेयर्स के नाम बता रहे हैं जिनमें मैं इन्वेस्ट करूँ। मैं कहता हूँ यार 50,000 में कोई एक कंपनी का भी फ़िलहाल शेयर ले लो, आगे चल के जब एक सर्टेन टाइम क्रॉस कर जाओ उसके बाद थिंक अबाउट डाइवर्सिफिकेशन। या ये तो ज़ाहिर है मेरा एक मशवरा है, इट मे बी रॉन्ग, या आप ये कहते हैं कि नहीं यार, जब भी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करो ऑलवेज बी डाइवर्सिफाइड? देखिए, हम तो सजेस्ट करते हैं कि मैं भी सजेस्ट करता हूँ कि आप डाइवर्सिफाइड हों, ताकि आपका देखें 50,000 रुपये किसी के लिए शायद बहुत बड़ी रकम हो सकती है, उसकी लाइफ सेविंग्स भी हो सकती हैं, वो ठीक है, किसी के लिए शायद वो मीनिंगलेस नंबर होगा, किसी के लिए जिसके लिए वो मीनिंगलेस नंबर है, वो मे भी इस तरह से सोच सकते हैं कि मैं एक कंपनी ले लेता हूँ ताकि मुझे कुछ मेरी नॉलेज बेस्ड बिल्डिंग शुरू हो जाए। सो मे बी दैट अप्रोच इज़ फाइन इन दैट सेंस, बट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल 10-10 हज़ार रुपये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वहाँ पर सजेशन तो यही होता है, डाइवर्सिफिकेशन ज़रूर करें आप, क्योंकि आपको कैपिटल रिस्क की कहीं पर प्रोटेक्शन मिलती है। एक कंपनी में करने का अदिल भाई रिस्क ये होता है ना कि कोई खुदा ना खास्ता ओवरनाइट कोई डेवलपमेंट हो जाती है, करेंसी आपकी लंबी चौड़ी डिवैल्यू हो गई, कुछ भी हो गया, उसकी वजह से वो स्टॉक आधा हो गया, अब आपका कैपिटल आधा हो गया। बट जब आप डाइवर्सिफाइड होते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग हाफ जो होती है ना, वो नेचुरली कम हो जाती है आपकी, क्योंकि वो एक स्टॉक कम जाएगा, शायद दूसरा बढ़ जाए। तो इस तरह, अब फॉर एग्जाम्पल करेंसी डिवैल्यूएशन अगर आपकी होती है, सो देयर आर सर्टेन कंपनीज दैट लूज आउट क्योंकि उनके कॉस्ट प्रेशर्स बढ़ जाते हैं, बट देयर आर सर्टेन कंपनीज दैट स्टैंड टू बेनिफिट, लाइक मे बी एक्सपोर्टर्स, सिस्टम्स का लिमिटेड हमारे पास कंपनी है, उसका रेवेन्यू डॉलर में होता है। सो इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन से आपको ये फायदा होना शुरू हो जाता है। सो मेरा सजेशन तो यही होता है कि आप अमाउंट इज ऑलवेज स्टे डाइवर्सिफाइड। ठीक है, चलें, दैट्स अ फेयर पॉइंट। अब यार एक सवाल जो अक्सर लोग करते हैं, देखिए जहाँ पे स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस, मुझे याद है जब मार्केट अब से थोड़े अरसे पहले की बात है, यही मार्केट 40-45 हज़ार पॉइंट में KSE इंडेक्स की बात कर रहा हूँ हुआ करती थी। जब 50,000 पे आई, लोगों ने कहा देख 25,000 पे आने वाली है मार्केट, ये ठीक है जी। फिर वो 60,000 पे आई, देख 35 पे तो गिरनी है मार्केट, करते करते मार्केट 1 लाख पे पहुंच गई। अब देखना जो तबाही आने वाली है मार्केट में। अच्छा, जनरली ने शेयर्स वो होते हैं जो खुद मार्केट में कुछ नहीं लगाया हुआ होता ना, ऐसे बाहर कमेंट्री, वो जो एक चाचा जी वाला मीम है ना, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, चाचा सुट्टा मार रहा है, वो वाली कॉम जो है ना सिर्फ बैठ के देख रही होती है।
A lot of people ask this question and it's a very fair question. फातिक, मैं आपका भी इस पे इनपुट चाहूँगा. Of course I have my answer to this as well, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि यार एक तरफ तो आपकी जीडीपी पिछले 3 साल से, भाई I understand stock market is not a total reflective of the economic condition, लेकिन फिर भी आपस में एक रब्त तो होता है ना एक लिंक तो ज़रूर होता है. अगर मुल्क की जीडीपी रिसेशन में चली गई, you won't expect stock market to grow. बट पाकिस्तान में हमने ये देखा कि एक साल में जीडीपी नेगेटिव भी हुई है, फिर आप 1-1.25%, अभी भी IMF कह रहा है कि बहुत तुमने तीर मार लिया तो तुम शायद 2-2.5% से ग्रो कर जाओगे. इवन दो आई डोंट ट्रस्ट IMF नंबर्स, बट तो इकोनॉमी एक तरफ स्ट्रगल कर रही है लेकिन स्टॉक मार्केट क्या बूम कर रही है. हाउ डू वी रिकंसाइल अपॉन दिस फैक्ट? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है. इसके ऊपर मैं मल्टीपल लोगों के साथ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिस्कशंस कर चुका हूँ. अदिल भाई, मैंने आपको जैसे पहले कहा था, मैं तो फंडामेंटलिस्ट भी नहीं, मैं तो हार्डकोर फंडामेंटलिस्ट हूँ. तो सर, इकोनॉमी का स्टॉक मार्केट का 100% ताल्लुक होता है. इट्स नॉट लाइक कि थोड़ा बहुत ताल्लुक होता है, 100% होता है. अब इसके पीछे डिफरेंट ये कि डिस्कनेक्ट क्यों नज़र आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ सर. डिस्कनेक्ट इसलिए नज़र आ रहा होता है सर, स्टॉक मार्केट ऑपरेट्स ऑन एक्सपेक्टेशंस एंड वैल्यूएशन, दो चीज़ें होती हैं वहाँ पे. अब आगे जाके अगर लोगों को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नज़र आ रही है तो मार्केट आज से बेहतरी को प्राइस इन करना शुरू कर देगी. तो जिस साल का आपने कहा कि जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव भी हुआ था या बहुत ही बुरे हालात, एक 2023 में आपकी इंपोर्ट्स बंद हैं, गाड़ी की सेल नहीं कर सकते, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, हर चीज़, डॉक्टर भी परेशान थे कि इंस्ट्रूमेंट्स नहीं मंगा पा रहे हैं. सो वहाँ पर भी मार्केट ने वहीं से आपका बॉटम करके बढ़ना शुरू कर दी. क्यों? क्योंकि मार्केट ने एंटिसिपेट कर लिया था कि अब यहाँ से हालात इतने ख़राब हो गए और कोई रे ऑफ होप एक नज़र आ रही थी कि अब ये यहाँ से चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी. तो एक तो ये एक्सपेक्टेशंस वाला एलिमेंट होता है. दूसरा जो रीज़न है इसमें अदील भाई, वो ये है कि वैल्यूएशन का एक कॉन्सेप्ट होता है. सो स्टॉक मार्केट जो थी आप ये पीरियड भी देखें सर, 2017 में मार्केट का हाई लगा था 53,000 और 2023 में वो 40,000 पे थी. आप इसको भी अंदाजा लगाएं कि 6 साल का जो पीरियड था, इसमें मार्केट बढ़ी नहीं बल्कि नेट नीचे थी. ऑल्दो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो करती जा रही थी. ठीक है सर, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही थी आपकी. अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ सर. UBL का शेयर 2023 में सर 100 रुपये के नीचे मिल रहा था. ठीक है सर, और बड़े मैं कैसे बताता हूँ कि ये बहुत ही बिल्कुल नो ब्रेनर था. वो इस तरह से कि सर 9 रुपये क्वार्टर, 8 रुपये क्वार्टर तो डिविडेंड देना उन्होंने शुरू कर दिया था. अब आपको सालाना 30-35 रुपए का डिविडेंड नजर आ रहा हो ऑन अ स्टॉक दैट इज वर्थ लेस देन 100 रुपीज़, तो आपको 3 साल में आपके पूरे पैसे ऐसे ही वापस मिलने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट से. इट्स अ नो ब्रेनर. इट्स अ वैल्यूएशन का प्रॉब्लम हो गया था कि इतनी सस्ती वैल्यूएशंस हो गई थी कि आप उसको रिप्राइस होना था. तो जो आपको ज़्यादा एबनॉर्मल रिटर्न्स नजर आ रहे हैं एज कम्पेयर टू इकोनॉमी, उसके पीछे बड़ा फैक्टर ये है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रॉन्ग रही है और उसके अगेंस्ट वैल्यूएशन, स्टॉक प्राइसेस बहुत डिप्रेस हो चुकी थी. एक एग्जाम्पल है सासगार इंजीनियरिंग, जो हवल गाड़ी उन्होंने लॉन्च करी है सर. बिल्कुल, सासगार हैवल जो लॉन्च करी सर 2023 में आप उसके देखें, स्टॉक प्राइस 50 रुपये में मरी हुई थी. ठीक है सर, गाड़ी बिक रही थी 80 गाड़ी 90 गाड़ी महीने की ऑन एवरेज निकल रही थी उस टाइम पे सर. उसकी एक चीज़ होती है EPS, अर्निंग्स पर शेयर, वो 7 रुपये दिखा रहा था. 7 रुपये का मतलब है मोटा मोटा साल का 30 रुपये दिखा रहा था. 50 रुपये की शेयर प्राइस है सर. आपको स्टॉक प्राइस नॉट इवन 2 टाइम्स ऑफ योर प्रॉफिट पर शेयर मिल रही है आपको. इतनी बुरी आपकी वैल्यूएशन चल रही है, तो उसने नॉर्मलाइज होना था. ये वजह है कि सर स्टॉक मार्केट की जो परफॉर्मेंस रही है वो इकोनॉमी की परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा रही है. ये डिस्कनेक्ट की ये उसकी वजह ये थी कि स्टॉक मार्केट जो अपने बॉटम पे थी उस वक्त एक्चुअली शेयर प्राइसेस जो हैं वो कंपनी की परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी. अब इट हैज मे बी हम कह सकते हैं किसी हद तक कैचअप किया. इसमें ज़ाहिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन हो जाएगा. लाइक पी रेशो एक इस्तेमाल किया जाता है, प्राइस अर्निंग रेशो. हम अभी भी अपने रीजनल पीयर्स के मुकाबले में नीचे बैठे हुए हैं प्राइस अर्निंग रेशो पे. बिल्कुल ऐसे ही है अदील भाई, बट मेरा जो द वे आई लुक एट थिंग्स, मैं पीयर्स को इतना ज़्यादा कंपेयर नहीं करता क्योंकि हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस भी उनसे कंपेरेबल नहीं है. तो मैं मेरा ख्याल है कि वो गैर मुनासिब हो जाएगा. अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अगर पी रेशो देखा जाए तो 26-28 टाइम्स एवरेज चल रहा था. स्मॉल कैप्स कंपनी में चले जाएं, स्मॉल एंड मीडियम कैप, वो तो बहुत ही बुरा हाल था वहाँ पे. यानी 50-50 के वो मल्टीपल पे बैठे हुए थे. हम तो मेरे ख्याल से अभी भी शायद कोई 10-11 पे शायद अभी आए हुए होंगे मेरे ख्याल से. 10-11 शायद थोड़ा ज़्यादा होगा, बट प्रॉब्ली 9-8 इस तरह का कुछ आप ज़रूर कह सकते हैं कि 9-8 होगा. बट यस, यहाँ पे रूम अभी भी मौजूद है ग्रोथ का. बट अगेन इंडिया से कंपेयर करना वुड बी अनफेयर. या बट यहाँ पे रूम है. आप स्टॉक बाय स्टॉक भी देख सकते हैं. स्टॉक बाय स्टॉक आज भी आपको बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जो वो PE रेशो आपने जो कहा है बेसिक रूल ऑफ थंब के तौर पे देखा जाता है, वो अभी बहुत सारी सस्ती कंपनीज हैं इसके अंदर आपको मिल जाती हैं. एक और अप्रोच होती है जिसको आप डिविडेंड यील्ड कह देते हैं, जिसमें डिविडेंड कितना
जितना दे रही है कंपनी डिवाइड बाय प्राइस कर लें तो आपको पता चल जाता है कि मैं 100 रुपये लगाऊंगा तो कितना मुझे वापस मिलेगा। सो वो एक और मेजर होता है, वो आज भी पाकिस्तान में बहुत अच्छी है। मतलब इन अ लॉट ऑफ केसेज यू विल फाइंड मीज़ान बैंक जैसा ग्रोइंग कंपनी एज अ ग्रोइंग बैंक, उसकी डिविडेंड यील्ड भी इस वक्त कोई 10% जैसी चल रही होगी, डबल डिजिट में। सो इट्स अ वेरी, एक और बेंचमार्क आप यूज़ कर सकते हैं। That's wonderful. Naturally guys, just to clarify, ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है, यकीन जाने ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स है। अगर आप इनको समझ लेंगे तो ये चीज़ें आपको भी समझ में आ जाएंगी। बल्कि अगेन आई कम बैक टू चैट जीपीटी, लाइफ बड़ी आसान कर दी है। आप सिर्फ चैट जीपीटी को ये लिख दें कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड यील्ड टू मी विच शुड बी एक्सप्लेन टू अ 10-year-old चाइल्ड, वो आपको एक ऐसी खूबसूरत सी एक्सप्लेनेशन बना के देगा कि आपकी नस्लें समझ जाएंगी कि ये कॉन्सेप्ट होता है क्या, और आप भूलेंगे नहीं। सो या यू डू रीड अबाउट दीज थिंग्स। सो हमने यहाँ पे जिक्र किया, ज़ाहिर है स्टॉक मार्केट, आपने इकोनॉमी की परफॉर्मेंस के साथ फातिक इसको हम लिंक करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली गवर्नमेंट पॉलिसीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस एंड ऑल। हमारी जो स्टॉक मार्केट में एक बड़ी बदकिस्मती है वो ये कि माशाल्लाह हम बहुत टैक्स पे करते हैं। पाकिस्तान की तरक्की में जो इन्वेस्टर है वो बहुत ज़बरदस्त किरदार जो है वो अदा कर रहा है। फ्रस्ट्रेशन तो होती होगी, यू आर राइट इन द सेंटर ऑफ द एक्शन, और आप कहते हैं कि यार 15% कर दिया, जहाँ पे समझ में नहीं आया कैपिटल गेन कर दो, म्यूचुअल फंड से टैक्स ले लेना। मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता हाउ डू ब्रोकर्स लुक एट इट, बट फॉर एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू इट वाज अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग थिंग कि यार मुझे एक, हर जगह तो तनख्वाहदार बेचारा पिस रहा है, उसे यहाँ पे एक एडवांटेज मिला करता था। वो मिफ्ता इस्माइल साहब ने वो भी हमसे जो है वापस लिए थे, एक उन्होंने फंड पे छोड़ दिया था, वॉलंटरी पेंशन फंड, उसके अलावा तो बाकी आपको पता है हर जगह से उन्होंने ले लिया वापस। सो व्हाई डू यू थिंक गवर्नमेंट डजंट लाइक स्टॉक मार्केट दैट मच कि उसको बिल्कुल सप्रेस की जा रही है? सर गवर्नमेंट क्यों लाइक नहीं करती इसका तो सर मेरे पास जवाब नहीं है। मे भी पता नहीं जेलस होते हैं क्या है, आई डोंट नो, आई डोंट हैव एन आंसर टू दैट। बट या देयर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका जो है अंडरस्टैंडिंग का आई थिंक इशू है। एक तो चीज़ जो देखें गवर्नमेंट का नज़र आता है, इट्स नॉट स्पेसिफिक टू स्टॉक मार्केट, गवर्नमेंट की जो अप्रोच है ना सर, टैक्सिंग द टैक्स्ड, जो एक अप्रोच है वो बड़ी गलत है। कि गवर्नमेंट कहती है अच्छा आप टैक्स दे रहे थे पिछले साल 30%, तो आप इस साल 40% देते हैं। वो अगले साल आएंगे नए बजट में बोलेंगे अच्छा आपने पिछले साल 40 दिया था तो 50 कर दें। सो गवर्नमेंट को चाहिए होता है टैक्स, अब वो IMF के टारगेट्स होते हैं एवरीथिंग, इनको वो टैक्स पूरा करना होता है। एंड दूसरी जगह वो मेहनत नहीं होती है कि जो कि अनटैक्स टैक्स सेक्टर्स हैं आपके, या जो टैक्स इवेडर्स हैं उनके ऊपर कोई प्रॉपर क्रैकडाउन होता नहीं है। तो वो बर्डन सर यहाँ से निकाला जाता है, जो पे कर रहा होता है सिस्टम में होता है ईजी। सैलरीड क्लास के ऊपर भी आपने देखा किस तरह के टैक्सेस कर दिए इन्होंने। तो सर स्टॉक मार्केट के अंदर भी इस तरीके से है कि वो मौका ढूंढ रहे होते हैं। अब एक बहुत ही स्टूपिड किस्म का सर टैक्स लगा हुआ है, बोनस टैक्स। मतलब बोनस ऐसे ही है कि सर वो एक केक है, केक के मैंने बीच में 2 स्लाइस हुए थे, मैंने एक और ऐसे करके 4 स्लाइस कर दिया। भाई केक का साइज तो उतना ही है। गवर्नमेंट ने कहा कि जो आपने नए 2 स्लाइसेस क्रिएट किए ना इसमें से हमें टैक्स देना है। कोई मॉनेटरी वैल्यू जनरेट नहीं हो रही है, कोई मॉनेटरी वैल्यू जनरेट नहीं हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है अच्छा आपको, गवर्नमेंट कह रही है कि कोई भी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, बस किसी भी नस्ल की ट्रांजैक्शन हो हम उसमें से हिस्सा निकालना है अपना। सो आई थिंक इट्स अ ब्रॉडर इशू देन अ स्टॉक मार्केट इशू, जहाँ पे गवर्नमेंट नीड्स टू फिगर आउट अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम कि दे नीड टू बेसिकली गो आफ्टर टैक्स एवेडर्स एंड वो सेक्टर्स जो कि टैक्स नहीं देते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग आफ्टर द टैक्स। सो मुझे तो अभी कुछ अर्सा पहले किसी से मेरी बात हो रही थी, तो वो भी थोड़ा सा मार्केट से ही ताल्लुक रखते हैं, काफ़ी पढ़े लिखे रहते हैं। वो मुझे कहते हैं यार मुझे तो टेंशन हो रही है। मैंने कहा क्या टेंशन हो रही है? कह रहे बजट का टाइम आ रहा है। कह रहे हैं हर बार बजट आता है, कहता है हम पेयर्स हैं, ये कोई नई चीज़ आ जाती है अपने लिए, ऐसे ही है ये मसला है सर। हाँ, और बड़े रूथलेस हो जाते हैं कभी कभार, स्पेशली हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर अभी हैं वो तो आए भी ज़रा फाइनेंशियल सर्विसेज कम्युनिटी से ही हैं, एंड यू वुड एक्सपेक्ट हिम, सैलरीड आदमी खुद थे वो, you would expect some compassion from him, लेकिन नहीं, he is pretty ruthless when it comes। उन्होंने तो कहा कि डब्बे का दूध भी आपको पीने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट ईयर आपने बिल्कुल ऐसे ही सुनी होगी। सो गवर्नमेंट की पॉलिसीज तो ज़ाहिर है फातिक, हम ज़ाहिर लोगों की ज़रा मार्केट किस तरह हाउ थिंग्स कनेक्ट विद ईच अदर हम करते हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बड़ा भला हो गया डीरेगुलेशन की वजह से। आपने देखा कि फार्मास्यूटिकल वन ऑफ द स्टार परफॉर्मर्स, अगर आप देखें, आपने हेलियन का जिक्र किया अभी बाय द वे, सरल वगैरह एंड ऑल, ये सारी कंपनियां हैं। इंटरनेशनल मैटर्स का भी ज़ाहिर एक इम्पैक्ट होता है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। हम जितना भी बोल दें कि यार हम पाकिस्तानीज आर नॉट कनेक्टेड, कोई बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं है, मामूली सी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, सब चीज़ें। अब जैसे मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ, बिल्कुल सही, हाउ डू यू थिंक दे विल इम्पैक्ट द पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट? सर ये आपने बहुत अच्छा एक सवाल रेस किया, आजकल बड़ा हॉट टॉपिक है। देखें इसके लिए समझने के लिए पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हाउ वी आर कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड, हम किस फॉर्म में कनेक्टेड हैं। तो सर हमारा मशहूर है खसारा,
एक्सटर्नल खसारा हमारा मशहूर है, तो सर हम एक्सटर्नल खसारे के तौर पे कनेक्टेड हैं ग्लोबल वर्ल्ड के साथ, ठीक है सर। हमारी सबको पता है एक्सपोर्ट कम होती है, इंपोर्ट ज़्यादा होती है। वो आजकल बैलेंस आ गया थोड़ा सा, क्योंकि आपने महंगाई इतनी कर दी है, लोगों ने जो है ना पानी पीना भी बंद किया हुआ इस वक्त, जैसे आपने कहा दूध भी नहीं पी रहे, तो वो वहाँ से आपकी इंपोर्ट्स तो कम हुई है, बट नेचुरली जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें वी आर अ डेफिसिट कंट्री। अब हम इंपोर्ट करते हैं ज़्यादा, एक्सपोर्ट करते हैं कम। तो इसमें होगा ये कि सर अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है, जो कि स्टैंडर्ड है, आई थिंक ये चैट जीपीटी से पूछ लें, आप गूगल पे भी से पूछ लें, तो वो भी आपको ये बता देगा कि टेरर्स एंड एवरीथिंग का जो आउटलुक है वो एक ग्लोबल स्लो डाउन, ग्लोबल रिसेशन, ये सारी बातें हो रही हैं। सो इफ़ एनी ऑफ दैट हिट्स, तो नेचुरल सी बात है कि डिमांड कम होगी, कमोडिटी प्राइसेस नीचे आएंगी, जो कि हमने देखा ऑयल विच वॉज ट्रेडिंग बिटवीन 75 एंड 80, इट फेल डाउन टू 59 का लो शायद ब्रेंट ने लगा दिया था, तो वो एक नीजर क्रिएशन में हमें रिफ्लेक्ट हो गया। अब वो हमारे लिए किस तरह फ़र्क करता है? हमारी इंपोर्ट है, सबसे बड़ी इंपोर्ट ऑयल इंपोर्ट है हमारी, एवरीवन नोज दैट। सो ऑयल प्राइस गोज डाउन, वी बेनिफिट, हमारी एक्सटर्नल सेविंग्स होती हैं, ठीक है सर। दिस इज हाउ वी आर पोजीशनड कि हम यहाँ बेनिफिट करेंगे। अच्छा सर, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि यार अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो हम एक्सपोर्ट भी तो करते हैं। अगर हम यूएसए को टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अब आप नंबर्स करें, लेट्स से आपकी $20 बिलियन की एक्सपोर्ट है और $30 बिलियन की इंपोर्ट है, दोनों में 10% रिडक्शन आती है, तो एक्सपोर्ट गिरती है 2 बिलियन से, इंपोर्ट गिरती है 3 बिलियन से, यू स्टिल कम आउट एज अ बेनिफिशियरी ऑफ $1 बिलियन। सो दिस इज हाउ वी आर पोजीशनड कि ये चीज़ें जो हैं पाकिस्तान की एक्सटर्नल अकाउंट के लिए अच्छी हैं, ऑल्दो मतलब अजीब सी बात है कि दुनिया में बुराई आ रही है, हम कह रहे हैं अच्छी हैं, बट ऑब्वियसली थोड़ा सा ठीक है, एक है इस तरीके से हम बेनिफिट कर सकते हैं। बट एक और इम्पॉर्टेंट बात है अदील भाई, वो ये है कि इस सिनेरियो में ये तो अल्लाह ताला ने एक विंडफॉल गेन हमारे लिए क्रिएट कर दिया, अब हम क्या करते हैं? सर ये ऑयल का क्रैश तो 2013, 14, 15, 16 वाले पीरियड में भी आया था। आई थिंक 2013 से लेकर 16 तक तो ओवरऑल कमोडिटीज अपनी बड़ी बॉटम टच कर गई थी। कमोडिटी रिसेशन दैट वाज फॉर पाकिस्तान। और वो एक था सर, फिर दूसरा कोविड में दोबारा हुआ था, बिल्कुल ऐसी दोनों टाइम पे। और अनफॉर्चुनेटली हम दोनों पीरियड्स के बाद क्राइसिस में चले गए, बिकॉज हमारी पॉलिसी मेकिंग जो है वो गलत है। हमारी पॉलिसी मेकिंग हम करते ही हैं कि वो ऐसे है कि हमें थोड़ा सा पाँव फैलाने का मौका मिलता है, थोड़ा सा हम वो थोड़ा सा भूल जाते हैं, हम पूरे फैला देते हैं, हम अपनी इंपोर्ट्स इतनी बढ़ा देते हैं, इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं, इस तरह की चीज़ें कर देते हैं, डिमांड बढ़ा देते हैं, गाड़ियाँ अब हम नेचुरल सी बात है सर, हम गाड़ी जब कंज्यूम करते हैं तो किट तो इंपोर्ट हो रही है उसकी, तो वो इंपोर्ट बढ़ जाती है आपकी। आप इंटरेस्ट रेट जब 7% कर देते हैं, 8%, 6% कर देते हैं, तो बैंक्स जो होते हैं वो आपको पता है कि वो हाथ में लेके घूम रहे होते हैं कैश की, गाड़ी ले लो, गाड़ी ले लो, वो फिर पीछे इंपोर्ट हो रही होती है आपकी, इंपोर्ट होती है, इंपोर्ट्स बढ़ती हैं, आप फिर दोबारा डेफिसिट में जाते हैं, डेफिसिट में जाते हैं, आप क्राइसिस में जाते हैं, वो सब विशेष सर्कल चलता है। तो सर यहाँ पर अल्लाह ताला की तरफ से दोबारा पिछले 10 साल में तीसरी मरतबा ये सिनेरियो बन रहा है कि हम कमोडिटी साइकिल में शायद बेनिफिट करें, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसी मेकर्स डिसाइड ऑन रिएक्ट। तो आप तो सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट ने अभी जो ऑयल प्राइसेस कम नहीं किया, आई थिंक कोई 25 रुपए का तो एक आराम से एक बेनिफिट पास ऑन किया जा सकता था आवाम को, लेकिन हुकूमत ने पहले तो ये कहा कि जी हम आपको बिजली की कीमतें कम करके दे देते हैं, फिर उन्होंने कहा कि हम बलूचिस्तान में सड़कें बनाएंगे इंशाल्लाह, तो वो तो बननी नहीं है, आपको ही पता है, मुझे ही पता है, लेकिन पेट्रोल की कीमतें कम नहीं हुई। सो डू यू दैट मीन्स यू अप्रिशिएट दिस फैक्ट? आई वुडंट से आई वुड अप्रिशिएट इट, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैं उसको क्रिटिसाइज करूँगा, बिकॉज द प्रॉब्लम इज कि वी नीड टू एड्रेस आवर स्ट्रक्चरल इशूज। ये तो सर ऊपर से ऐसी है कि आपके सर में दर्द हुआ आपने एक पैनाडोल खा ली, आपके सर में दर्द हुआ आपने पैनाडोल एक्स्ट्रा खा लिया, बट यू आर नॉट एड्रेसिंग कि भाई ये सर में दर्द हो क्यों रहा है, ये किस वजह से हो रहा है, आप उस कोर को जाकर एड्रेस करें। सो मेरा पॉइंट ये है कि द गवर्नमेंट नीड्स टू गो बैक एंड डू दो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, वो उनको इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है, वो चीज़ें करें। ये मौके देख के छोटा मोटा अभी जो वो बिजली के टैरिफ कट की भी जो आपने बात करी है, थोड़ी सस्ती कर दी है, देखते हैं इसमें कितना सस्टेनेबल है। अ लॉट ऑफ दिस इज नॉन रिकरिंग, बाय द वे एब्सोल्युटली नॉन रिकरिंग है इसमें। वो मार्केटिंग तो साड़ी हो गई है उसके ऊपर के 7.5 रुपए कट हो गया यूनिट, लेकिन वो सारा सस्टेनेबल नहीं है। शहबाज शरीफ साहब की आवाज फोन पे सुनी हमने, अभी भी चल रही है, लोगों ने व्हाट्सएप यूज करना शुरू कर दिया उसके बाद से। तो ये चीज़ है। अब ये अगर आपने इस तरह से उसको किया होता है इम्प्लीमेंट, कि आपने कोई रिफॉर्म्स किए होते जिसके बाद कॉस्ट ऑफ द सिस्टम कम हो जाती, तो इट वुड हैव मेड सेंस। बट द प्रॉब्लम इज कि वो थोड़ा सा विंडो आपको नजर आया, आपने कहा ठीक है हम इसको कर देते हैं। सो वो ठीक है, आपने किसी हद तक लोगों को रिलीफ दे दिया, बट दैट्स नॉट अ सस्टेनेबल सोर्स। दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। अच्छा, अब जरा थोड़ी सी बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट की। देखिए पिछला 1 साल तो बड़ा कमाल रहा, तबाही फिर गई स्टॉक मार्केट, तबाही से मुराद ये माशाल्लाह पॉजिटिव तबाही। व्हाट आर योर आउटलुक, बिकॉज अभी ऐसा लग रहा है कि मार्केट, हमने 2 दफ़ा देखा है कि मार्केट 1,000, 2 या 3 दफ़ा देखा, 1,19,000 पॉइंट के एस इंडियन इंडेक्स 18,000 पे आता है
वहाँ से एक रिवर्स गियर लगता है। अभी तो खैर इंडिया ज़ाहिर है वो जंग के तबले जंग बजा रहा है, तो ज़ाहिर है उस माहौल में तो मार्केट ग्रो करना था, लेकिन हमें पता है कि ये भी एक टेम्परेरी फेज़ है। व्हाट इज़ योर आउटलुक फॉर द कमिंग ईयर? अगर मैं बोलूँ कि सेम, आई नो मैं कोई आपसे प्रेडिक्शन नहीं करवा रहा है, कुछ नहीं करा रहा, बट बीइंग अ फंडामेंटलिस्ट एज यू सेड यू आर, आपको क्या लगता है कि अगले 12 महीने में इन्वेस्टर्स को आप क्या एडवाइस करेंगे? इसमें आदिल भाई देखिए, इन्वेस्टेड रहना चाहिए। मैं ये एडवाइस करूंगा लोगों को, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि वैल्यूएशंस में अभी भी गैप है, रूम है, अट्रैक्टिव है, रिटर्न्स अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं। एग्जैक्टली क्या लेवल होंगे देखें, ये डिटरमिन करना बड़ा मुश्किल होता है, एंड कितने टाइम में रियलाइज़ होंगे ये भी बड़ा मुश्किल होता है। अब जब इंडेक्स 40,000 से चलना शुरू हुआ था, जो आपने बात करी 2023 के अंदर, आप उस टाइम शायद मुझसे या किसी से भी पूछते, हो सकता है कोई एक दो लोग होंगे जो इतने स्मार्ट होंगे, वो आपको कह देते 1,20,000 हो जाएगी, बट उस टाइम आप मुझसे पूछते हैं कि यार ये कितनी बढ़ सकती है, मैं प्रॉब्ली कहते थे शायद 60,000 हो जाएगी, शायद 70,000 हो जाएगी, ठीक है ना। So it is always extremely difficult at that particular point in time to determine that level. तो आगे जैसे जैसे मार्केट्स मूव होती हैं, डेवलपमेंट्स आती हैं, आप उनको ट्रैक करते हो, so as long as things are looking attractive and things are looking fine, आप इन्वेस्टेड रहें, आपके रिटर्न्स बन जाएंगे उसके अंदर। तो यहाँ से भी मेरा सजेशन यही होगा कि आप इन्वेस्टेड रहें, रिटर्न्स अच्छे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर हो सकती है आदिल भाई कि जो पिछले 2 साल 2023 के सेकंड हाफ से जो रैली शुरू हुई है अब तक की, ये शायद रेप्लिकेट उस तरह से ना हो जिस तरह से हो गए हैं, बिकॉज अ बिग पार्ट ऑफ इज डन। मतलब जो इतना वैल्यूएशन गैप होता था, देयर स्टिल रूम, बट वो बड़ा काम हो गया। तो वो जो एक साल में लोगों के 2 गुना 3 गुना 4 गुना अगर वो वाली स्टोरियाँ थी, वो शायद मुश्किल होगा। बट आपने अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे with good quality companies, तो you'll still come out as a winner in the long run. So मेरा सजेशन तो यही होगा कि आप 2025 2026 एक ही अप्रोच से चलें। वो ये कि आप स्टेबल गुड कंपनीज, अच्छी कंपनीज, भले ग्रोइंग कंपनीज आप आइडेंटिफाई करें, एंड आप उसमें मंथली कंट्रीब्यूशन करते रहें। जैसे प्रोविडेंट फंड नहीं होता, उस तरीके से आप डालते रहें। महीने का आपने 10,000 25,000 50,000 जो भी आप कंट्रीब्यूट करते हैं, वो आप उन्हीं इक्वल प्रोपोर्शन में उनमें डालते रहें, वो आपका रिटायरमेंट फंड एक बन रहा है। जबरदस्त। ये सर मेरा सजेशन तो होगा, स्टे इन्वेस्टेड। एक अक्सर लोग मुझसे, जो मेरी भी स्टॉक मार्केट में अक्सर लोग एडवाइस के लिए आते हैं, तो एक बहुत बड़ा मिथ स्टॉक मार्केट का मेरी नज़र में एक ये भी है फातिक, के लोग कहते हैं बस एक बार मार्केट गिर जाए ना, फिर तेरा भाई एंट्री मारेगा। वो टाइम कभी आता नहीं है। आपने एंग्रो फर्टिलाइज़र का जिक्र किया, वो मुझे इत्तेफाक से याद आया, आपसे तकरीबन कोई साल सवा साल पहले की बात है। हमारे पेशावर के एक दोस्त हैं, और एंग्रो जो है वो शायद कोई 93 या 94 रुपये पे था। उन्होंने कहा यार अदील बस 90 पे आ जाए ना एक बार, मैं दोबारा इन्वेस्ट करूंगा। अब वो फिर 208 209, वो अल्लाह ना करे कभी दोबारा, अनलेस के वो स्टॉक स्प्लिट करें। अब तो आता हुआ हमें नजर आता नहीं है, जितने भी बुरी बंदो इस वक्त फर्टिलाइजर के जरा हालात थोड़े से हम जानते हैं, फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस बुरे हैं, बट ऑफ कोर्स रहेंगे नहीं, बिकॉज फर्टिलाइजर इज अ इंडस्ट्री, इकोनॉमी क्रिटिकल इंडस्ट्री ज़ाहिर है। सो ये तो चले, आपने कहा कि स्टे इन्वेस्टेड, दैट्स द पॉइंट कि यार कुछ भी हो जाए, आपको लग रहा है इस वक्त ये शेयर महंगा है, नहीं यार कंपनी की फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, सेक्टर इंपॉर्टेंट है, आप उसमें जो है ना इन्वेस्टेड रहें। अब जो एक पॉइंट आता है वो ये आता है कि अच्छा यहाँ पे एक और भी इस वक्त एक मेरे अगेन एक उस्ताद मोहतरम मेरे जहन में आ रहे हैं इस वक्त स्टॉक मार्केट, जिन्होंने मुझे इनकरेज किया था कि अदील आज से कोई 13 साल पहले म्यूचुअल फंड से निकल के अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू करो। ही गेव मी अ वेरी गुड एडवाइस अबाउट द इन्वेस्टमेंट, मैं उसकी बाद में बात करूँगा। एनी एडवाइस दैट यू एवर रिसीव दैट यू थिंक कि यार आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी का फातिक वो कॉर्नर स्टोन रही हो? सर मुझे तो मेरे जो लाइफ में सबसे बड़े बहुत सारे मेंटोर्स हैं माशाल्लाह, जिन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया है लाइफ में। सबसे ज़्यादा जिनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ वो अभी यूबीएल बैंक के करंट प्रेसिडेंट हैं जावेद इकबाल साहब। तो उन्होंने हमेशा मुझे एक चीज़ सिखाई, उन्होंने कहा कि लुक एट द बिग पिक्चर। उन्होंने कहा 2 रुपये हेयर एंड देयर कभी फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा यार ये वो मुझे कहते थे फातिक मैं 5% के लिए ना कोई कभी चीज़ खरीदूंगा ना बेचूंगा। तो उनका ये होता था हमेशा बिगर पिक्चर देखो, शॉर्ट टर्म में ये नहीं होता, आप बड़ी पिक्चर को देखो, बड़े आप होराइजन बनाओ अपना और उसकी तरफ टारगेट करो, ये छोटे मोटे काम नहीं करो, चिंदी चोरी नहीं करो, बेसिकली ये था उनका बिल्कुल शॉर्ट। तो सर मेरे लिए तो ये एडवाइस जो थी ना ये बहुत बड़ी थी। तो उसके अंदर मैंने कभी ये ज़ाती तौर पर भी इन्वेस्ट करते हुए मैंने कभी ये नहीं देखा कि मैं ये जो आपने बात करी ना 93 पे है तो मैं इसे 90 पे वेट करूँ। मुझे तो ये होता था कि अगर मेरा माइंड बन गया तो फिर 95 पे भी मिल रहा है तो ले लो, एंड आई बेनिफिटेड आउट ऑफ इट एवरी टाइम। क्योंकि वो फिर जो प्रॉब्लम होता था कि आप मिस कर गया, अब मैं क्या करूं, वो आप फिर इस तरह से मिस नहीं करते। वो ठीक है, हो सकता है आप 95 पे ले लेते हो फिर 90 हो जाता, बिकॉज देखिए प्राइसिंग एग्जैक्ट तो नहीं पता कब होगी, वो पता होता तो हर कोई अरबपति होता। बिल्कुल ऐसी है। तो वो 95 के बाद हो सकता है 90 हो जाता, बट आपने एक थीसिस बना लिया, आपको उस 95 पे भी अगर लेट से पैसे डबल होते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपको डबल होते हुए नजर आ रहे हैं, आप उस बिगर पिक्चर पे फोकस करें। बिल्कुल ऐसा। और इस तरह से छोटे मोटी चीज़ों को ना करें, और ये भी ना करें, ये तो एक डाउन साइड वाला मसला हो गया ना कि मैं 3 रुपये नीचे बेचूंगा, ये भी ना करें कि वो 3 रुपये ऊपर गया तो अच्छा मैं बेच देता हूँ, फिर 2 रुपये नीचे आएगा फिर ले लूंगा। बिल्कुल ऐसी। उसमें फिर वो आप मिस करते जा रहे
रहे होते हैं चीज़ें? नहीं, यू कैन नॉट टाइम द मार्केट एज दे से। हमारे उस्ताद ने ये बोला था कि आदिल भाई, मुझसे छोटे थे उम्र में वो, लेकिन मैं उस्ताद मानता हूँ, उससे उम्र से कोई ताल्लुक होता नहीं। उन्होंने कहा आदिल भाई, स्टॉक मार्केट में इन द लॉन्ग रन इट इज़ ओनली द ग्रीडी हु लूजेस मनी। उन्होंने कहा अगर आप लालच को साइड पे करके आइए इसमें, और पेशेंस लेकर आए। हाँ पेशेंस, वो लॉन्ग रन की उसने बात की ना, लॉन्ग रन तो कहानी है। और वाकई यार वो इतनी ज़बरदस्त बात थी कि यार कंपनी पे आपका एतमाद है, सेक्टर अच्छा है जिसमें वो ऑपरेट कर रही है, कोई भी प्राइस से घुस जाए, ठीक है जी। अगर आप ये वो चिंदी किस्म के आपने जो है ना वो चवन्नी शेयर जिनको आप कहते हैं ना, वो 2 रुपये 4 रुपये, ये इतने पैसे ऊपर जाएगा उतने पैसे, मैंने एक ज़माने में सोचा भी अपने पोर्टफोलियो में, एक मैं नाम नहीं ले रहा कंपनी का, मैंने वो कंपनी डाल भी दी यार, खुदा की कसम पूरा पोर्टफोलियो कहाँ पहुँच गया वो वहीं पड़ा हुआ है वो। फिर मैंने बेच दिया था 2-2.5 साल पहले उसको, बेच के मैंने कहा नहीं यार, अब मैं अच्छे बच्चों की तरह इन्वेस्टमेंट जो है ना वो किया करूँगा एंड हैव अ वेरी लॉन्ग टर्म व्यू। ओके, नाउ लेट्स कम टू, अपने स्टॉक में काफ़ी बात कर ली, आई थिंक हमारे तमाम व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छी एडवाइसेस हैं जो हमें फातिक की तरफ से मिली हैं। लेट्स कम टू फिनकलाब नाउ। सो एक जो ऑब्जेक्टिव था जो हमने बिल्कुल अपने इंट्रो में मैंने आपको बताया था कि जी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट को आप आवाम में लेकर जाना चाहते हैं, सो कितनी कामयाबी उस पर मिली है फातिक, इस जर्नी के बारे में बताइए। आई एम स्पेसिफिकली आस्किंग अबाउट टियर 3 सिटीज़ जिनको कोई पूछता भी नहीं है, किसी ब्रोकर का वहाँ ऑफिस भी नहीं होता, कभी हम देखते भी नहीं है कि भाई कोई मीरपुर माथेलो में या कहीं करक में और हंगू में कोई रोड शो हो रहे हैं किसी ब्रोकर का। सो टेल अस, क्या इन शहरों तक पहुँचने में कामयाब हुए हैं आप अभी तक? सर हो रहे हैं, जैसे मैंने आपसे शुरू में भी जिक्र किया कि अल्हम्दुलिल्लाह द रिस्पांस हैज़ बीन प्रीटी गुड। हम देखें उस तरह से मार्केटिंग नहीं करते, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि हम बड़े बड़े ना कोई एड्स लगा दें और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें इस तरह से कर दें। सर उसके पीछे हम थोड़ा सा ना, हम जानबूझ के हम कोशिश करते हैं कि हम क्रॉस कोलैबोरेशन के थ्रू ज़रा ज़्यादा पार्टनरशिप्स में बिलीव करते हैं, क्योंकि देखें बहुत सारे ऐसे, मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि यार तुम फलां के साथ पार्टनरशिप कर लो, तो मुझे ख्याल आया, मैंने कहा कि यार मैं इसलिए नहीं कर सकता, वहाँ पे एवरेज जो डिपॉजिट है वो है 3-4-5 हज़ार रुपये। अब जिसके जहाँ पे सर एवरेज डिपॉजिट ही 4-5 हज़ार रुपये हो, एक ऐसा बंदा या बंदी, उसकी लाइफ में डिफरेंट चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं कि मैं उसे बोलूँ स्टॉक मार्केट में आके सट्टे करो या इन्वेस्ट करो। सो वो एक अनफेयर एक अप्रोच हमें लगती है, हम इस वजह से उस तरफ नहीं जाना चाहते हैं। हम बहुत ही सिलेक्टिव हम करते हैं कि क्रॉस जहाँ पे हमें लगता है कि लोगों की सरप्लस इनकम्स हैं और लोगों को काम करना चाहिए, हम प्रेफर करते हैं कि वहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम हर किसी को बाकी मना करते रहें, कोई आता है हम गाइड हर किसी को करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ योर पोर्टफोलियो साइज। तो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ से भी हमें रिस्पॉन्स आया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, बट ऑब्वियसली वो आहिस्ता आहिस्ता एक हमारी ग्रोथ आ रही है, मंथ ऑन मंथ चीज़ें हो रही हैं, तो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। सो हम वहाँ पर जा रहे हैं। एक जो मैं यहाँ पे आपको फैक्ट हाईलाइट करना चाहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा फैक्ट है, वो ये कि अभी तक हमने से जितने अकाउंट्स खोले हैं सिंस आवर लॉन्च, 75% ऑफ दोज अकाउंट्स आर न्यू कमर्स इन द स्टॉक मार्केट। बाकी तो यूजली तो ये होता है ना कि वो इन्वेस्टर्स तो ग्रो नहीं कर रहे, नया प्लेटफॉर्म आता था, मैं कोई इंसेंटिव दे के जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है मैं उसको खींच के ले आऊँ, मैं उस ब्रोकर से तोड़ के लेके आ जाऊँ, मैं उसको वहाँ से तोड़ के लेके आ जाऊँ, हमारी वो अप्रोच ही नहीं रही है। हमारी कोशिश है कि नए लोग आए। सो अल्हम्दुलिल्लाह से 75% ऑफ अ यूजर बेस इज फर्स्ट टाइम एंटर इनटू द स्टॉक मार्केट, जिससे हमने उसको कनेक्ट किया है, एंड वी होप टू कंटिन्यू दिस, बल्कि इस रेशो को हम और इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि और ज़्यादा लोग हमारे पास नए आए। तो हमारे टारगेट ही सर नए लोग हैं जिनका पहले कोई बैकग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करता स्टॉक मार्केट में, या आइडिया नहीं था उन चीज़ों का, तो हम वहाँ पे जाके यहाँ ये कर रहे हैं। सही। मेरा अकाउंट किसी और ब्रोकर के पास है, तो क्या मैं फिनकलाब में उस शेयर को उसी एवरेज परचेज साइज और उसी पोर्टफोलियो को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं आप हमारे पास जब आप अकाउंट खोलेंगे तो आप एग्जिस्टिंग ब्रोकर को एक ईमेल होती है जिसमें आपको उनको कुछ डिटेल्स देनी पड़ेंगी कि मेरा फला ब्रोकर आईडी में फला मेरा सब अकाउंट नंबर है, आप इधर भेज दें तो वो ट्रांसफ़र कर देंगे आपको। ओके, तो वो असल तो आपके सीडीसी पे स्टोर हुए होते हैं ना? बिल्कुल है, सीडीसी का जो सब अकाउंट होता है वो वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाता है। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा है कि लोगों में गलत फहमी है कि मुझे शेयर्स वहाँ से सारे बेचने पड़ेंगे और फिर मुझे दोबारा से आके, नहीं ऐसा नहीं होता। आई क्रॉस प्लेटफॉर्म ट्रांसफर एंड आई डोंट थिंक दैट्स अ बिग इशू या कोई बड़ा मसला है। वन ईमेल पर वो दैट ब्रोकर इज सपोज्ड टू ट्रांसफर दैट। ऑलराइट, दैट्स वंडरफुल। चलें जी, अब ज़रा हम इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं वैसे। सो कोई एडवाइस वगैरह स्टॉक मार्केट के हवाले से फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर या अभी तक जो इन्वेस्टमेंट जर्नी में नहीं आए उनको कोई अगर आप एडवाइस वगैरह देना चाहें फातिक? सर ये मोस्टली बातें हमने कर ली हैं, सो एक आई थिंक एक समरी हो जाएगी उन चीज़ों की। सो द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इज स्टार्ट टुडे, एंड द बेस्ट वे टू डू इट इज़ टू जस्ट डू इट।
आप स्टार्ट करें, आप कुछ नहीं पता स्टॉक मार्केट की, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाएं, चैट जीपीटी से पूछना शुरू कर दें चीज़ें, आप अकाउंट खोलें। मैं तो लोगों को रेकमेंड करता हूँ, हमारे पास एक बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत अच्छी कम्युनिटी है। बाय द वे, इस कम्युनिटी के ऊपर बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ आपको सोशल मीडिया पे भी मिलेंगे, रेडिट एंड प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जो लोगों ने तारीफ़ें करी हुई हैं वहाँ पे हमारी। सो आप आएँ। उसमें लोग मीम्स तो नहीं भेजते वैसे? सर मीम भी होता है, थोड़ा बहुत शोगल तो लगाना होता है, वरना बड़ा ड्राई हो जाता है स्टॉक मार्केट को बातें करते हुए ना, तो हम शोगलें भी लगा लेते हैं, तो रोस्टिंग भी कर लेते हैं थोड़ी सी वैसे तो खैर वहाँ पे सर आप आएँ, आप ठीक है, आप डे 1 पे पैसे ना डालें, लेकिन आप अकाउंट खोल लें। आप अकाउंट खोल लें, आप उस कम्युनिटी में ऐड हो जाएंगे, आपको कम से कम अलिफ बे का आइडिया होना शुरू हो जाएगा। लोग क्या बात कर रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा, आप पूछ लें। या आप 5,000 से शुरू कर लें, आप 10,000 रुपये से शुरू कर लें, आप 20,000 रुपये से शुरू कर लें, वट एवर यू कैन अफोर्ड टू लूज। आप कहीं से तो स्टार्ट करना है ना, आप स्टार्ट करें। आप जब स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा सवाल पूछेंगे, शायद शुरू में थोड़ा सा लॉस होगा, पॉसिबल है, बट अगर आप गुड कंपनीज़ में जो आपको गाइडेंस मिलेगी, अगर आप वो करते हैं तो लॉन्ग रन में इंशाल्लाह आप गुड कंपनीज़ में लूज आउट नहीं करते। जैसे आप और हम भी बात करते रहेंगे इस तरह की चीज़ें। बहुत सारी कंपनी सर, हपको ने 15 साल में सर डिविडेंड्स ही इतने दिए कि मुफ्त हो चुका है लोगों, कितने सारे लोगों के लिए। तो सो इस तरह की इतनी अच्छी अच्छी आपके पास कंपनीज, मीज़ान बैंक सर अमेजिंग। आपको पता है सर, मैं अभी किसी के लिए मैं डेटा निकाला था, तो मैं आपको कुछ फैक्ट बता, आपको तो मीज़ान बैंक का शेयर पिछले 20 साल में 100x है। जी जी बिल्कुल, ये तो बड़े अभी सोशल मीडिया पे हमारे ARN साहब ने बोल दिया था कि इट हैज़ गिवन बेटर रिटर्न्स देन एप्पल। इस पे काफ़ी डिबेट हुई। आप ट्विटर पे हैं नहीं, मैं नहीं, लेकिन इस पे काफ़ी ज़बरदस्त डिबेट हुई है इस पर। मैंने उसको देख लूंगा, उसके अंदर मैं फैक्चुअली इसको मैंने फॉलो नहीं किया, तो मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता, बट या दैट्स द पॉइंट। मीज़ान बैंक इज समथिंग दैट इज पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। हम उसको देखते हैं, इस तरह की चीज़ों को हम देखते हैं। सो पॉइंट ये कि अच्छी कंपनीज के थ्रू आप इन्वेस्टिंग करना शुरू करें, इंशाल्लाह चीज़ें थिंग्स विल बी फाइन। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है, आप हमारी कम्युनिटी पूछें, मैं खुद अवेलेबल होता हूँ, जो सबको जवाब देता हूँ। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कम टू मी इन माय डीएम्स, क्योंकि वो शाय फील करते होंगे, कुछ होता है, तो आई स्टिल, ठीक है मुझे थोड़ा टाइम लग जाता होगा जवाब देने में, बट आई स्टिल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी। तो फातिक यार, हम सॉरी, ये मैं एक सवाल पूछना भूल गया आपसे। आपने बताया था कि यार योर एप्लीकेशन इज अ वर्क इन प्रोग्रेस राइट नाउ, बिकॉज आप ही तो 1 साल भी आप लोगों को लॉन्च किए हुए नहीं हुआ। सो व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट नेक्स्ट, आगे क्या आने वाला है फिनक्लब में? सर देयर आर मल्टीपल वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स इन पाइपलाइन। जैसे एक अभी तो आप उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, यू कैन ट्रैक योर पोर्टफोलियो एंड एवरीथिंग, बट उसमें अब हम थोड़े से एनालिटिक्स भी ऐड कर रहे हैं, मोर इन्फॉर्मेशन की, क्योंकि अभी लोगों को डिविडेंड्स वगैरह के लिए इधर उधर जाना पड़ता है, तो हम कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें फर्दर प्रोवाइड कर रहे हैं, बेटर इंसाइट्स और एनालिटिक्स पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू से पे काम कर रहे हैं। एंड देन लास्ट थिंग जो उसके अंदर एक बड़ी चीज़ चल रही है, वो ये कि वी आर ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट AI इनटू यूज़र एक्सपीरियंस, कि जिस तरह से हम AI को यूज़ करते हुए यूज़र एक्सपीरियंस को फर्दर इम्प्रूव और एनरिच कर सकें। So hopefully these are the 2 major things that are in pipeline for the next 6 months. That's wonderful, and good luck to you, Fatik, to you and your entire FinClub team. You guys are doing a great job, and वाकई let's just hope. I think we are sitting at a very एक कहना चाहिए एक लॉन्च फेज में बैठे हुए हैं, the Gen Z's right in front of you. Inflection point जिसे कहते हैं. Absolutely, and मार्केट की एक स्टोरी भी बनती जा रही है, and I really hope that you guys actually create a lot of good stories around market as well. Use multimedia seriously, use your platforms and all, and may your community flourish as well. Good luck. Thank you so much Adil bhai. Thank you so much. आप लोगों का भी, I hope आप लोगों की स्टॉक मार्केट के हवाले से नॉलेज में भी इजाफा हुआ होगा। ये पॉडकास्ट देख के बहुत सारे सवालात जो आपके जहन में होंगे, वो भी आपके जहन से शायद उनके जवाब मिल गए होंगे। और फातिक ने जो आखिर में एडवाइस दी थी वो ये कि सोचें मत, एक्शन करें। तो मैं भी आपको यही बोलूँगा कि सोचें मत, एक्शन करें। उन लोगों को इग्नोर करें जो कहते हैं कि मार्केट फिर 60,000 पे आ जाएगी और 50,000 पे आएगी। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में अदील अज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।